नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम बंधु अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और रात को 1 बजे का समय हुआ है और आपके एग्ज़ाम में अब जो है वो दिन बचे हैं, सिर्फ 40 दिन है वो बचे हैं। यानी हम बात कर रहे हैं पटवारी परीक्षा 2025 जो 17 अगस्त को होने वाली है, उसमें अब जो दिन बचे हैं सिर्फ 40 दिन बचे हैं। और काफ़ी साथियों की है वो मेरे जो है पास में टेलीग्राम पे, पर्सनल मैसेज पे, व्हाट्सएप पे इंक्वायरी आई है कि सर इसके लिए एक मोटिवेशन वीडियो और कुछ रणनीति का वीडियो बताओ कि लास्ट दिन क्या करें। बहुत सारी आप लोगों की क्वेरी थी, मैंने कुछ को है वो सॉल्व करने का प्रयास किया है। आप लोग ये वीडियो अंत तक देखें, हो सकता है कि आपके काफ़ी जो है प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के अंदर मिल जाए। तो अब जो दिन बचे हैं सिर्फ 40 दिन बचे हैं और मैं ये मान रहा हूँ कि आप लोगों की जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आप है वो काफ़ी है वो नेक्स्ट लेवल, एडवांस लेवल की है वो मेहनत कर रहे हैं। रात दिन आप इसके जो है वो पीछे लगे हुए हैं। आप जो है 10 से 12 घंटे, 15-15 घंटे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। कोई लाइब्रेरियों में पढ़ रहा होगा, कोई रूम में पढ़ रहा होगा, कोई सुबह जल्दी उठ के पढ़ रहा होगा, कोई लेट नाइट तक पढ़ रहा होगा। सभी है वो 17 अगस्त को जो ध्यान में रख करके, 40 दिन जो ध्यान में रख करके जो है वो पढ़ रहा होगा। और जो अभी जो नहीं रुकेगा और जो नहीं थकेगा वही है जो 17 अगस्त को जो है जो पटवारी बनेगा। यानी उसके लिए एक लाइन है, वो लाइन क्या है? जो थक के भी ना रुके वही असली खिलाड़ी है। जो थक के भी ना रुके वही असली खिलाड़ी है। यानी आप अभी जो है ऐसा समय है कि आप जो है वो 10-10, 12-12 घंटे पढ़ रहे हो, आप थक जाते हो, लेकिन आपके मन में यही है कि अब इतने दिन बचे हैं, इतना जो है वो रिवीजन करना है, ये करना है, वो करना है। यानी जो है जो थक के भी ना रुके वही असली खिलाड़ी है, पटवारी की कुर्सी उसी के लिए खड़ी है। यानी जो थक के ना रुके वही असली खिलाड़ी है, पटवारी की कुर्सी उसी के लिए खड़ी है। अब हर रात की नींद सफलता में बदलेगी, अब हर रात की नींद सफलता में बदलेगी। 17 अगस्त को मेहनत की जीत निकलेगी, 17 अगस्त को मेहनत की वही जीत निकलेगी। आप लोग है वो 17 अगस्त पे आप लोगों की जो मेहनत है वो डिसाइड करेगी। सिर्फ एक ही दिन और वो भी 3 घंटे ही डिसाइड करते हैं कि आप लोगों की जो पीछे कितने सालों की और कितने घंटों की, कितनी रातों की है वो, कितने संघर्ष भरी जो है वो मेहनत थी, वो सिर्फ एक दिन और वो भी 3 घंटे का है वो जो है आपकी परीक्षा है। उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि जो है आपका जो है वो क्या रिजल्ट रहा। अब देखो जो 40 दिन हमारे बचे हैं, उस 40 दिन का रिवीजन प्लान है वो आप लोगों का क्या होना चाहिए। जो है आप इतने समय से तैयारी कर रहे हो तो मैं ये मान रहा हूँ कि आप जो है ज़्यादातर को सबको पता है कि जो अनुभवी है, काफ़ी सारे एग्जाम्स दे रखे हैं, उनको पता है कि जो है वो रिवीजन प्लान क्या होना चाहिए। और ये मेन बात यह है कि रिवीजन प्लान स्टूडेंट्स का खुद का होता है, क्योंकि हमें ये थोड़ी पता होता है कि किस स्टूडेंट का कौन सा सब्जेक्ट वीक है, किस स्टूडेंट का जो है वो किस पे पकड़ है, हमें ये कुछ भी पता नहीं होती है। मैं ये मानता हूँ, मैं एक सामान्य जनरल जो है वो स्टूडेंट्स है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा है कि आप मेरे को टेलीग्राम पे है वो पर्सनल मैसेज करें, मेरे को व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज करके और मुझे बताइए कि सर मेरी स्थिति अभी तक की ये है और अब मैं आगे क्या करूँ। तो मैं आपकी स्थिति समझ के उसके आधार पर है आपको जो है वो मैं कुछ सॉल्यूशन बता सकता हूँ। वो तो जो है 1-to-1 जो है मेंटोरशिप वाला सॉल्यूशन वाली बात हुई। यहाँ पर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मोस्टली सबके जो जनरलाइजेशन की बात है उसके लिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो रिवीजन जो प्लान है, रिवीजन प्लान में आपको क्या करना है, दिन बचे हैं 40 और जो है हमारे पास में सब्जेक्ट भी खूब सारे हैं, जिसके अंतर्गत हमारा जो पार्ट ए है यानी 38 क्वेश्चन, पार्ट बी है 30 क्वेश्चन, फिर हिंदी इंग्लिश का जो मैं पार्ट सी मान रहा हूँ 11+11, उसके बाद में मैथ रीजनिंग का 45 है, यानी लगभग 28 + 17 मैथ्स के और 28 रीजनिंग के है। और उसके बाद में मैं ये मान रहा हूँ पटवारी के जो कंप्यूटर के कितने 15 क्वेश्चन है, ये जो है आपका जो क्वेश्चन है वो ये रहने वाला है। अब रिवीजन प्लान क्या कहता है भाई, आपको क्या है सभी का रिवीजन करना है, पहली बात। तो दूसरी बात, किसी के मैथ्स रीजनिंग अच्छी है वो बाकी का रिवीजन ज़्यादा करेगा, वो खुद के जो है वो स्व विवेक पे डिपेंड करता है। हालांकि अपने को रिवीजन करते हुए कुछ बातों की ध्यान रखना है, जैसे आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है
उसको है आपको ध्यान में रखना है। यानी जैसे मैं ये मानता हूँ कि जो कंप्यूटर है, ये जो क्या है, ये छोटा सा सब्जेक्ट है, ठीक है, छोटा सा पार्ट है, और कितने जो है आपको क्वेश्चन देख के जाएगा, जो है 15 क्वेश्चन आपको देख के जाएगा। यानी आप ये देखो कि राजस्थान के कितने हैं क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन है। आपको पढ़नी पड़ेगी हिस्ट्री, आपको कल्चर, आपको ज्योग्राफी, ठीक है, और आपको पॉलिटी। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी पड़ेगी। और इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद में आपके कितने नंबर आएंगे भाई, 30 क्वेश्चन आएंगे। और इसका आधा ही नहीं है, जो है 1/4 भाग है कंप्यूटर, और क्वेश्चन कितने आने वाले, 15 आने वाले। तो फायदा कहाँ है, फायदा यहाँ पर है। इसको आप रिवीजन करके, इसका स्कोर है आप 13, 14 और 15 तक है वो लेके जाओ, ठीक है। फर्स्ट टाइम तो ये हो गया। दूसरा मैं अगर बात करूं कि राजस्थान जीके की, और आपको लास्ट टाइम में राजस्थान जीके रिवीजन करना है, तो इसमें दो तरह के होते हैं। एक वो स्टूडेंट है जिनका राजस्थान जीके बेहद अच्छा है, और उन्होंने क्या है, बहुत सारी जो है वो किताबें पढ़ रखी है, और अब लास्ट में वो है सिर्फ उनके पास में शॉर्ट नोट्स वगैरह बने हुए हैं, और वो है एक दिन में एक एक सब्जेक्ट है वो पढ़ लेते हैं। जैसे हम हैं वो लास्ट टाइम में जो जैसे राजस्थान रिवीजन करनी होती हमें, तो हम क्या करते थे, हमारे पास में एक नोट्स था जो प्राथमिक सोर्स के रूप में रहता है। किताबें हमने जो है वो बहुत सारी पढ़ी है, लगभग है जो मतलब मार्केट की ऐसी कोई उसमें बुक नहीं छोड़ी थी जो हमने पढ़ी नहीं थी, ठीक है, सब कुछ पढ़ा था। लेकिन सोर्स एक रखा था, प्राथमिक सोर्स एक रखा था। हमें पता था कि जब लास्ट टाइम में जब रिवीजन करना पड़ेगा तो हम उन बुक से रिवीजन नहीं कर सकते। उस समय हमारे पास में एक नोट्स था। हमें जैसे जिस दिन मूड होता कि आज राजस्थान रिवीजन करनी है, तो सुबह 6 बजे उठाते, 12 बजे तक कल्चर, और शाम को जो है वो हिस्ट्री खत्म। अगला दिन पॉलिटी और ज्योग्राफी, 2 दिन के अंदर संपूर्ण राजस्थान है वो खत्म कर देते। 5-5 घंटे के अंदर एक एक सब्जेक्ट है वो हम पढ़ते थे, ठीक है। तो उस तरीके के नोट्स है आपके पास में तो अच्छी बात है, नहीं है तो अब है जो समय वो नोट्स आप नहीं बना सकते। तब अब आपको क्या करना है, आपके पास में 2 ऑप्शन बचते हैं। एक ऑप्शन तो जो है मैं ये मान रहा हूँ कि आप जो 9th 10th की बुक है, 9th 10th की बुक है, वो एक बार है इसको ज़रूर पढ़ लें। लास्ट टाइम में आप इसको एक बार ज़रूर रिवीजन कर लें। आपने अगर पहले पढ़ी है, इसके नोट्स बना रखे हैं शॉर्ट नोट्स, तो अच्छी बात है, या इसको हाईलाइट कर रखे हैं तो भी अच्छी बात है। आप है वो इसको एक बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि राजस्थान के 30 में से जो है काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे आने वाले हैं, और ये छोटा सा पार्ट है। उसके बाद में आपके पास में जो रिवीजन के लिए कौन सा सोर्स होता है, प्राथमिक सोर्स। मैंने आपको कहा था प्राथमिक सोर्स होता है, और वो सभी के पास में लगभग लगभग है वो मिल ही जाता है। यानी सभी के पास में जो है वो नोट्स मिल जाते हैं। यानी या तो कोई किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ता है, या जो है वो खुद को कहीं क्लास दे के, या खुद ने कहीं पे कोचिंग किए तो खुद के नोट्स जरूर बनाए हैं। तो जो है वो प्राथमिक सोर्स उन नोट्स को है वो एक बार रखें, और रिवीजन करने के लिए वो नोट्स है वो आपके काम आएंगे। आप 5 घंटे में फटाफट उस नोट्स को है वो पढ़ लीजिए। और जो है पढ़ने का क्या फ़ायदा होगा, आपको जो है मैक्सिमम चीज़ें नोट्स में से रटी हुई होगी, याद होगी। तो क्या होता है, आप 5 घंटे में उसको पढ़ लेते हो। और पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि यदि 5 घंटे के अंदर आप एक सब्जेक्ट पूरा करते हो, तो आप उसमें से कुछ चीज़ें आपको याद तो रहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट होता है। और वही है जो 2-4% है वो एक्स्ट्रा सही करवाता है। कॉन्फिडेंस ही है वो आदमी को है वो सिलेक्शन की ओर ले जाता है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और वो कॉन्फिडेंस कौन लाएगा, ये प्राथमिक सोर्स वाले जो छोटे छोटे सब्जेक्ट है, जो छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, वही लाएगा। क्योंकि एक एक दिन में आप सब्जेक्ट रिवाइज करोगे, 4 दिन में आप पूरा सिलेबस रिवाइज करोगे, मोटिवेट हो जाओगे, मेरा तो सिलेबस हो गया। फिर अगले 5 दिन में और जो है वो सिलेबस कर लोगे, तो उससे क्या है, मोटिवेशन है वो बढ़ता है, और जो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। तो ये आपको है वो सिलेक्शन में क्या है, जो है वो सहायता करते हैं। तो प्राथमिक सोर्स जिनके पास में जो भी है वो उठा लो, निकाल लो, इनको रिवीजन है वो शुरू करो, ठीक है। 2 बात होगी राजस्थान जीके के लिए, प्लस PYQ, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, PYQ अगर आप गलत करते हो तो आप पहले ही बाहर हो जाते हो भाई। PYQ आपको आने चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो, PYQ आपने नहीं पढ़े हैं, तो आपकी सबसे बड़ी ये मूर्खता होगी भाई, ठीक है। तो PYQ है वो आपको आने ही चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम जो जो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे वो 30 में से राजस्थान जीके के 25% है वो इन्हीं चीज़ों से आपको मिलेगा, ठीक है। हो सकता है 30 में से 30 मिले, लेकिन 25 मान लो आप इसमें से मिलेगा। 4-5 ऐसे प्रश्न अगर आते हैं
तो इसमें से 2-3 आप ऐसे सही कर लोगे, कुछ प्रश्न कॉमन सेंस से और कुछ प्रश्न कॉन्फिडेंस से सही होते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखना, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो बचता है पार्ट ए, और पार्ट ए के कितने नंबर का आता है भाई? पार्ट ए आता है हमारा 38 नंबर का, और इसके अंतर्गत कितनी सारी जो है वो चीज़ें हैं, सब्जेक्ट है, उन पे हम एक बार है जो फोकस डाल देते हैं कि पार्ट ए के अंतर्गत है वो हमारी कितनी चीज़ें हैं। जैसे पार्ट ए के अंदर हमारे पास में एक तो है हिस्ट्री है भाई, ठीक है, और हिस्ट्री के कितने प्रश्न आते हैं? 7 प्रश्न है जो डिवाइडेशन है पिछले पैटर्न के आधार पर। ठीक है, नया जो है ऐसा कोई फिक्स नहीं है जो कि साथ ही आए, ये जो है वो पिछले पेपरों के आधार पर ही हम तय करते हैं जो है। और ये मैंने जैसे आज टेलीग्राम पे पोस्ट की थी, ये हमारी क्या हो जाती है, ये हमारी पूर्व धारणाएं हो जाती है, हमारा माइंड सेट हो जाता है, हम ऐसा सोच लेते हैं कि असल में ऐसा ही होगा। और जब हमारे जो सोचने के विपरीत जब परिणाम होता है तब हम सबसे ज़्यादा दुख होता है। तो हमें है जो इन परिस्थितियों या फिर ऐसा ही पेपर आएगा, ठीक है, ऐसा ही पैटर्न आएगा कि भाई साथ साथ इनके प्रश्न आएंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आए तो अच्छी बात है, लेकिन आपको हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए भाई अपने को। ठीक है, क्योंकि अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे पैटर्न होता है तो है आपको झटका नहीं लगे, इसके लिए आपको है वो तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड में हुआ था, यही हुआ था, सब ने यही सोच लिया था कि हर बार जैसा पेपर आता है, हर बार फर्स्ट ग्रेड का जो लेवल रहता है, हर बार फर्स्ट ग्रेड की जिन पुस्तकों से प्रश्न आते हैं वही पुस्तकें, वही टॉपिक, वही लेवल और उतना ही पढ़ना, ये जो सबसे बड़ी क्या थी, स्टूडेंट्स की भूल थी, क्योंकि कहीं भी ऐसा ऑथेंटिक नहीं लिखा हुआ है। हाँ, बात करें चतुर्थ श्रेणी की तो वहां पे लिखा हुआ है कि 5 प्रश्न इसके आएंगे तो 5 ही आएंगे, बाकी किसी एग्जाम में इस तरीके की चीज़ें हैं वो बहुत ही कम लिखी हुई है या फिर नहीं लिखी हुई है। तो जो है आपको इस चीज़ों के लिए हमेशा से तैयार रहना चाहिए। आपको जो है पुराने पैटर्न पे जरूर विश्वास करना चाहिए, ठीक है, उनको देखना चाहिए, लेकिन बाकी की स्थितियों के लिए भी आपको है वो तैयार रहना चाहिए। यही फर्स्ट ग्रेड में हुआ था, क्योंकि आरपीएससी है, आरपीएससी ने जैसा आरएस में सोचा था पेपर बहुत हार्ड दिया था, कट ऑफ पिछली बार से 30 नंबर कम गई थी, और पिछले कुछ समय से पेपर जब से हार्ड आ रहे थे तो है वो फिर भी किसी ने नहीं सोचा था कि जो है इतना लेवल तक का हार्ड पेपर आ जाएगा। यानी आप देखो जो बड़ी बड़ी जो किताबें हैं, यानी टेलीग्राम पे जब जो जैसे प्रूफ जो लोग भेज रहे हैं कि हमारे में से जैसे 15 में से 8 प्रश्न आए, 10 प्रश्न आए, और वो भी किन पुस्तकों से भेज रहे हैं, यानी इतिहास के फर्स्ट ग्रेड में कितने प्रश्न आए भाई? इतिहास के फर्स्ट ग्रेड में 15 प्रश्न जीके के पेपर में आए। ठीक है, किसके? इतिहास सब्जेक्ट के जीके के पेपर में 15 प्रश्न आए, और वो भी किस लेवल के आए? जो इतिहास जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो हिस्ट्री लेक्चरर के लिए जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट की किताबों से जब स्क्रीनशॉट आ रहे हैं कि जो है हमारे नोट्स में से 15 में से जो है 10 आए, 12 आए, तो भाई वो हिस्ट्री का है, वो सब्जेक्ट है, उसमें से आए हैं। हमने तो पेपर कौन सा दिया था? हमने तो पेपर जीके का दिया था। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट तो पॉलिटी था, हमारा सब्जेक्ट तो हिंदी था, हमारा सब्जेक्ट तो ज्योग्राफी था, हमने तो जीके का पेपर दिया था। और जीके के पेपर में हिस्ट्री उस लेवल की आई है कि हिस्ट्री के खुद के विद्यार्थी जो है वो प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं। खुद के विद्यार्थी कितने प्रश्न कर पा रहे हैं? जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 प्रश्न कर पा रहे हैं 15 में से। वो भी उनका जो है कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है, और कुछ जो है वो कॉमन सेंस अच्छा होता है, तो 1-2% वो कॉमन सेंस से अधिक होते हैं। बाकी जो 10 से 12% तक है वो हिस्ट्री के खुद के जो टॉपर होते हैं वही कर पाते हैं। इस तरीके का है उन्होंने पेपर बनाया है। और अब आज पॉलिटी का देख लो, 68 पेज का लगभग है, जो है एक बुकलेट दी है, कोई पेपर थोड़ी दिया उन्होंने। तो जो है उस तरह की स्थिति के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। यूपीएससी स्टूडेंट में जो क्या होता है, यूपीएससी के अंदर यही होता है कि स्टूडेंट्स को ये पता रहता है कि पैटर्न चेंज हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि हर साल वो पैटर्न है कुछ ना कुछ बदलते रहते हैं। तो वो क्या है, हर तरह की स्थिति के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए उनको क्या ज़्यादा झटका नहीं लगता है, ज़्यादा दुख नहीं होता है। तो इस बार जो फर्स्ट ग्रेड वालों को हुआ था, जो मैक्सिमम लोग हैं जो पास ही नहीं हो रहे हैं, 40% ही उनके नहीं बन रहे हैं, तो ये जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक और रणनीतिक जो कमी है वो रही होगी, तभी है वो इस तरीके की जो है वो घटना हुई है। और वो जो है राजस्थान के लगभग है मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ में ऐसा हुआ है। उनकी किसी की गलती नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट है, स्टूडेंट तो वही पढ़ता है जो है उनको सोचवाते हैं, यानी उनको जो सभी के दिमाग में यही माइंडसेट भर रखा है
कि आपको वही करना है जो पहले आया हुआ है, आपको वही करना है जो पुराने पेपर के आधार पर आ रहा है, जो आपको मतलब उनको तो जो बताया है वही कर रहे हैं वो तो, ठीक है। चारों तरफ से यूट्यूब पे जो है, कोचिंगों में, सब जगह जो सभी यही बातें करते हैं कि आपको ये करना है। इवन हम भी करते थे, ठीक है। अब जो है चीज़ें पता चली है कि जो है कुछ भी हो सकता है भाई, आपको हर तरह की परिस्थिति के लिए है वो तैयार रहना है। तो जो है ये 7 प्रश्न हिस्ट्री के आएंगे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि भाई 7 प्रश्न आएंगे, क्योंकि हमारे पास में और कोई सोर्स नहीं है, हमारे पास में तो पीवाईक्यू है और सभी उसी से एक बार सोचते हैं। बाकी स्थितियों के लिए तैयार आपको रहना है, ठीक है। उसके बाद में पॉलिटी के लिए कितने प्रश्न आएंगे? 7। जियोग्राफी के कितने प्रश्न आएंगे? 7। और उसके बाद में साइंस के कितने प्रश्न आएंगे भाई? 7। और करंट अफेयर्स के कितने आते हैं? 10। अब यहाँ से 10 से 12 भी आ सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं, 15 भी आ सकते हैं, एक एक दो दो इनमें कम भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। फिर दूसरा जो आलोक राज जी को आपको पता ही है, क्या पिछली बार जैसे एलडीसी के अंदर सिलेबस से बाहर चीज़ें दी थी, और जब लोगों ने विरोध किया था तब उन्होंने यही कहा था कि आपने सीईटी में पढ़ा था और पटवारी है, इस बार सीईटी बेस्ड है। ये जो पैटर्न था, ये पिछली बार जो पटवारी का पैटर्न था वो एग्ज़ाम सीईटी बेस्ड नहीं था, ठीक है। ये बात अपने दिमाग में रखना कि वो एग्ज़ाम सीईटी बेस्ड नहीं था, ये जो है वो सीईटी बेस्ड है। और यहाँ पर है, अगर पैटर्न थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होने के चांसेस है, वो अगर है तो आपको उसके लिए है वो तैयार रहना है भाई, ठीक है। फिर भी जो है हिस्ट्री के लिए आपको अब क्या रिवीजन करना है, तो हिस्ट्री के लिए आपके पास में जो अभी सोर्स है, जो अभी तक आपने पढ़ी है, उन्हीं को वापस रिवीजन करें, अलग नई किताबों में अब न भटके। और अगर भटक गई तो ये बहुत बड़ी आपकी भूल होगी, गलती होगी। हिस्ट्री है जो आपके पास में किताबें हैं वो आप कर लें, और जो है मेरे पास में कुछ 1000 प्रश्न, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है इतिहास विषय के, इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, इंडियन हिस्ट्री की इतिहास विषय की बात कर रहे हैं। और मेरे पास में 1000 कुछ ऐसे प्रश्न हैं, वो प्रश्न एक बार आप उसको देख लेना, आप एक बार उसको पढ़ लेना, क्योंकि उस 1000 में से जो है लगभग 2-4 प्रश्न आते ही आते हैं। और आपके तो अगर 7 प्रश्न आते हैं, 2-4 भी अगर उसमें से आते हैं, एक प्रश्न भी अगर उन 1000 प्रश्नों में से आता है तो भी है आपके नुकसान नहीं है। और जो है सिर्फ 1000 प्रश्न है, हम उसके अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार वो जरूर देख लेना। बाकी आपको कुछ एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं है। आपके पास में प्राथमिक सोर्स इतिहास का कौन सा है, यानी आपने कहीं कोचिंग की है, आपके पास में नोट्स होगा, आप उन्हीं को रट्टा मारे। आपके पास में कोई बुक्स होगी जो आपने पहले 3-4 बार पढ़ रखी है, या आपने किसी और भर्ती की तैयारी की थी और उस समय आपने इतिहास पढ़ा था, आपको वो चीज़ें समझ आ रखी थी, तो आप वही उठाई और वही से रिवीजन करें वापस। जो आपने अब तक पढ़ा है उन्हीं चीज़ों से वापस पढ़ें, ठीक है, इतिहास। उसके बाद में रही बात पॉलिटी की, तो पॉलिटी है वही जो सेम चीज़ इतिहास के लिए है, वही सेम चीज़ पॉलिटी के लिए नहीं, सेम जो सारे सब्जेक्ट के लिए आपको है वो अप्लाई करना है, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए वही सेम चीज़ें हैं। ज्योग्राफी के अंदर जो पर्यावरण सम्मेलन के प्रश्न है वो आप देख लेना, और जो भौतिक के जो है प्रदेश है उनसे ज़्यादा वह वो प्रश्न देख लेना। एक अपवा तंत्र है वो थोड़ा ज़्यादा देखना, बाकी देखना, लेकिन जो है इन चीज़ों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। साइंस की अगर बात करें तो मानव शरीर, रोग और जो स्वास्थ्य, और जो आहार पोषण, स्वास्थ्य, मानव शरीर, रोग, और जो इसमें जो टीकाकरण वगैरह जो आता है, उनको एक बार आप थोड़ा है वो जरूर, या फिर थोड़ा स्पेशली उन चीज़ों को आप जरूर देखें, ठीक है। और करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स को 10 बार हम बात कर चुके हैं। हर बार करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं कि आपको है वो नेशनल पढ़ना है और राजस्थान भी पढ़ना है। राजस्थान की वो घटना पढ़नी है जो नेशनल लेवल पर है वो महत्वपूर्ण है, पहली बात। लेकिन दूसरी बात ये है कि आप पटवारी के जो है 14 दिन बाद में आप वीडियो का एग्ज़ाम दोगे, उसमें है वो करंट अफेयर सारी आएगी। फिर आप चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम दोगे, उसमें करंट अफेयर सारी आएगी। कुछ लोग थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, कुछ साथी लेवल फर्स्ट और जो कर रहे हैं उनको तैयारी करनी पड़ेगी, कुछ सेकंड ग्रेड का देंगे, उनको राजस्थान जो है वो करंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ेगा। तो करंट अफेयर्स है वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अगर आप पढ़ते हो तो कोई नुकसान नहीं है। बाकी है आप जो नेशनल पे ज़्यादा ध्यान दें, और जो राजस्थान है उसको एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है। कुछ भी हो सकता है भाई, आपको उस चीज़ों से है वो जो है प्री माइंड सेट है वो नहीं रखना है, ठीक है। अब देखो स्कोरिंग सब्जेक्ट
कौन सा हो गया भाई, एक तो जो कंप्यूटर हो गया और दूसरा हो गया अपने मैथ रीजनिंग है, वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आर्ट्स वाले हैं जिन्होंने प्रत्येक टॉपिक के 40-50-50% उन्होंने सोल्व कर लिए 50 क्वेश्चन के अंदर, उन्होंने 2-3 बार उन प्रश्नों को देख लिया, याद कर लिया, तो क्या है प्रश्न हमेशा वही आते हैं। क्या होता है इसमें 17 प्रश्न आएगा, अपने 8 टॉपिक है, प्रत्येक टॉपिक का 1 या 2 प्रश्न यहाँ पर आते हैं मैथ्स के। और मैथ्स का स्टूडेंट होते हैं वो इस चीज़ को जो है हल्के में लेकर के और करते नहीं हैं। तो मैं मैथ्स के स्टूडेंट से भी यही कहूँगा कि एक बार आप इस पार्ट को है वो ज़रूर देख लें, क्योंकि 17 प्रश्न कम नहीं होते हैं। आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, आपका प्लस पॉइंट है, ये आपका सब्जेक्ट है। अगर आप एक भी सवाल गलत करते हो तो सबसे बड़ा दुख है वो आपको इसी प्रश्न का होगा। अगर एक प्रश्न आपके जो है कहीं ऊंच नीच हो जाती है तो सबसे बड़ा दुख आपको यही होगा। आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, लेकिन ऐसी गलती कभी नहीं करें कि आप इस पार्ट को है वो अच्छे से नहीं पढ़े, ठीक है। इस पार्ट को 45 को अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपको 45 प्रश्न दे के जाएगा, बाकी वाले में आप 10 दिन खराब करोगे, आप इसको सिर्फ 2 दिन पढ़ लोगे तो आपके है वो नुकसान नहीं है। आपको इस चीज़ पे रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि सिलेक्शन और स्कोरिंग में आपको यही जो है वो साथ देने वाला है। मैथ्स वाले अगर कहीं गलती इसको हल्के में लेकर अगर की तो वो एक प्रश्न भी गलत करेगा तो आपको इसका बड़ा है वो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अगर आर्ट्स वालों की बात करें तो आर्ट्स वाले अगर वहाँ पर जो है स्कोर करते हैं तो जीके के अंदर इतनी गुंजाइश रहती है कि आप 2-4 से ज़्यादा है वो करने में आपको बहुत जोर आता है, ठीक है। जीके में आपको 2-4 एक्स्ट्रा करने में बहुत ही ज़्यादा जोर आएगा। आप है इस पार्ट को छोड़े नहीं, आप इस पार्ट को करें और 45 में से आप है वो 40 प्लस 42-43 तक करें। और इवन आर्ट्स के हो गई तो क्या हो गया, मैथ्स कोई हार्ड नहीं है, कैलकुलेशन है और इनका जो लेवल है वो इतना हार्ड भी नहीं आता है। पिछली बार तो चलो बहुत इजी आया था, मान लेते हैं कि अब जो पेपर आ रहे हैं, जो मैथ्स के जो ट्रेंड है, जो RSSB बोर्ड जो अध्यक्ष आने के बाद में, आलोक राज आने के बाद में जो पेपर बने हैं, उस समय जो मैथ का थोड़ा है वो लेवल थोड़ा अप हुआ है। लेकिन फिर भी आप है जो प्रश्नों को कर लेते हो आराम से, इतना हार्ड है वो नहीं आता है। SSC लेवल और बैंकिंग लेवल की मैथ्स है वो यहाँ पर नहीं पूछी जाती है, ठीक है। तो आप ये करें कि यहाँ पर मैथ्स भी पढ़ने का क्या तरीका है, वही प्राथमिक सोर्स, ठीक है। जैसे कैसे पढ़ोगे मैथ्स में आप प्राथमिक सोर्स हैं भाई, आपने क्या किया, आपने मैथ्स के प्रत्येक टॉपिक के जो है वो 40-50 सवाल है वो आपने मिला लिए, सोल्व कर लिए, प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। आपके सबके पास में मैथ्स के नोट्स है, आपने कहीं ना कहीं से पढ़े हैं, सबके जो है 8 टॉपिक के नोट्स आपने बना रखे हैं। नोट्स के अंदर क्या चीज़ें होती है, नोट्स के अंदर होता है कि जो है जैसे प्रतिशत लिया और चाहे लाभ आने लिया, प्रत्येक टॉपिक के 15-20 टाइप के प्रश्न होते हैं और प्रत्येक टाइप के 2-2 प्रश्न है वो टीचर करवाते हैं, कोई भी टीचर हो, प्रत्येक टाइप के 2-2 प्रश्न है वो करवाते हैं। यानी आपके पास में प्रत्येक टॉपिक के कितने 50 प्रश्न बन गए और 20-25 टाइप के प्रश्न होते हैं किसी एक जो है चैप्टर के अंदर। तो आपने क्या नोट्स बना लिया, आपने एक बार उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली और दूसरी बार आपने क्या किया, उन नोट्स को जीके की तरह रिवीजन कर लिया मैथ्स के, बस 4-5 बार 7 बार उन्हीं नोट्स को जो 50% है उन्हीं को बार बार पढ़ा, बार बार पढ़ा। इससे क्या होता है, आपको वो जो 50% है वो याद हो जाते हैं, ठीक है। जीके की तरह वो प्रश्न आपको याद हो जाता है। जब एग्जाम के अंदर आता है तो क्या होता है, सिर्फ डाटा ही चेंज होते हैं, सिर्फ डाटा ही चेंज होते हैं, तरीका और जो टाइप है उन्हीं में से एक टाइप आता है। तो उस समय आपका समय भी बचेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा और आप उसको आराम से कर पाओगे। तो रिविजन करने का वही आपके नोट्स प्राथमिक सोर्स होने चाहिए। प्रत्येक टाइप के 1-1 2-2 प्रश्न आप याद कर लो, बस उससे आपका काम हो जाएगा। तो जो है ये मैथ्स है वो सबसे इजी सब्जेक्ट मैं इसको मानता हूँ, ठीक है। उसके बाद में देखो जो है वो रीजनिंग का ऐसा सीन है, करोगे तो आप 28 में से 28 कर लोगे, अगर नहीं होगा तो 2-3 प्रश्न ऐसे आएंगे आपको वहां सही लगेंगे, आप बाहर आओगे तब गलत ही करोगे। अगर इनपुट आउटपुट का आपका सेट बैठ गया तो 3-4 प्रश्न आपको देख के जाएगा। तो इनपुट आउटपुट पढ़ने की है वो, जो उसको छोड़ने की गलती मत करना, उसको अच्छे से देखना, क्योंकि यह जब भी आता है 2-3 प्रश्न साथ लेके आता है। अगर एक भी गलत हो गया तो सीधा 3 प्रश्न जाएगा। और ये मान लो अगर रीजनिंग के 3 प्रश्न फालतू के आपके चले गए
तो 6 नंबर होते हैं और आप सिलेक्शन से बाहर हो जाते हो। ठीक है, 6 नंबर है वो इस कंपटीशन में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, और जो है ये एक टॉपिक है आपको ध्यान रखना, इनपुट आउटपुट है। उसके बाद में एक टॉपिक आता है पैसेज, और जो कॉन्क्लूजन आता है, स्टेटमेंट वाले जो टॉपिक आते हैं, उस टॉपिक के बारे में मेरे पास में टेलीग्राम में भी जो है काफ़ी ने पूछा कि सर इस टॉपिक का क्या करें। तो देखो, पैसेज एंड कंक्लूजन वाला जो टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है कि इसकी जो संभावनाएं होती है सही होने की, वो जो मूड पे डिपेंड करता है, एग्जामिनर के मूड पे, पेपर बनाने वाले मूड पे, और स्टूडेंट्स के मूड पे भी डिपेंड करता है। अगर वो सही हो जाता है, हम उस टाइम किस हिसाब से सोच के उसका डिसीजन लेते हैं, वो सही हो जाता है तो हो जाता है, गलत होता है तो गलत होता है। ठीक है, तो वो 1-2% आता है, वो हमेशा रिस्क में रहते हैं। ठीक है, या तो जो सही हो जाएंगी या गलत हो जाएंगी। आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, आपने जो है अपना माइंडसेट उस हिसाब से सेट कर लिया है, हो सकता है आप 1-2% जो आए सही कर लो, और हो सकता है कि जो गलत हो जाए, अभी सारे सही हो रहे हो वहाँ पे गलत हो जाए। कुछ भी इस टॉपिक का है वो जो है अनिश्चितता रहती है, तो उस पे आपको थोड़ा बहुत ही देखना है, बाकी इतनी लोड लेने वाली बात है नहीं। उसके बाद में देखो जो है ये आपको स्कोर देगा। फिर बचा हिंदी और इंग्लिश। अब क्या करें भाई, हिंदी के अंदर टॉपिक कितने हैं? 11 टॉपिक है, 11 प्रश्न आते हैं। मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम क्या, सारे ही सारे जो है वोकेब वाले टॉपिक है। क्या है, सारे सारे रट्टा मारने वाले टॉपिक है। चाहे आप विलोम शब्द लोगे, पर्यायवाची लोगे, शब्द युग लोगे, शब्द शुद्धि लोगे, वाक्य शुद्धि लोगे, संधि है, वो भी क्या है, एक तरीके समझने के बाद में उसी को रट्टा मारनी है। जब हम संधि को बार बार पढ़ते हैं तो चीज़ें हमें सीधी याद रह जाती है, और जब प्रश्न आता था हम उसको पहचान लेते हैं। अब ये दिमाग और फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें याद हो जाती है। पारिभाषिक शब्दावली है, लोकोक्ति है, मुहावरे हैं, बार बार चीज़ें पढ़ने से क्या होता है, याद होता है। तो हिंदी को क्या करना है, बार बार पढ़ना है, याद करना है, इस चीज़ को रट्टा मारना है। कम से कम उतना तो मारे रट्टा कि 4 ऑप्शन में आप है उस चीज़ को पहचान सको भाई। ठीक है, क्योंकि सबसे सरल पेपर होता है ऑब्जेक्टिव पेपर। सिर्फ हमें उत्तर हमें देर के होते हैं, हमें पहचान करनी होती है कि उत्तर इसमें से क्या है। तो जो सबके याद करने का क्या है, तरीका अलग अलग होता है। आपके याद करने का तरीका क्या है, जो हिंदी, जैसे मेरे याद करने का हिंदी का तरीका यह था कि मैं जब हिंदी पढ़ता था तो मैं उसको जोर से बोल बोल के पढ़ता था। ठीक है, जैसे मैं बोल के आपसे बात कर रहा हूँ, वैसे मैं हिंदी की पुस्तक लेके और उस ऐसे बोल बोल के जो है उसको रट्टा मारता था, घूमते घूमते पढ़ रहा था। 1-2 पेज के फोटो खींच के पार्क में चला गया, और ये पार्क में घूमते घूमते 2 पेज रट के आ गए, वापस पर्यायवाची रट के आ गई, टॉपिक विलोम शब्द रट के आ गए। सारी सारी हिंदी है वो पार्क के अंदर रट्टा मारी थी भाई। ठीक है, घूमते घूमते रट्टा मारी थी। सबका है वो अलग अलग होता है, लिख लिख के रट्टा मारते हैं, कोई जो है वो जो है मौन पढ़ के रट्टा मारते हैं। आपको जिस तरीके से जैसे चीज़ें याद होती है, आप उन चीज़ों को वैसे याद करें, और कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा। ठीक है, 11 प्रश्न है, जो है 10 प्रश्न आप आराम से इसमें कर पाओगे। ठीक है, इजी हिंदी आती है, तो आप यहाँ से हैं स्कोर करोगे 45 और जो है 45। यहाँ पर आप 60 में से आपका टारगेट रहना चाहिए 55 प्लस, जो है वो टारगेट हर हाल में रहना चाहिए। उसके बाद में आपका जो बचेगा जो है वो हिंदी 11% और इंग्लिश के 11%। अब देखो इंग्लिश का ये सीन है, इंग्लिश के पैसेज आते हैं तो 4-5% पैसेज के अंतर्गत आते हैं। यदि आपको पैसेज सही समझ आ गया, पैसेज इजी आ जाता है, तो 5 के 5 आप ले पढ़ते हो। अगर हार्ड आ जाता है तो सभी के सभी आप है वो उसमें गलत कराते हो। ठीक है, हालांकि थोड़ी बहुत समझ है तो आप हैं यहाँ पर है वो आप नंबर आराम से लेके आओगे। फिर बात करें इंग्लिश में, जो है वोकेब है, वोकेब के अंदर क्या है भाई, एंटोनियम है, सिनोनिम्स है, ईडियम्स है। तो एंटोनियम, सिनोनियम और ईडियम फ्रेजेस में क्या है, एंटोनियम सिनोनियम आप जो पिछले एग्जाम में आए हुए पीवाईक्यू है, सभी पीवाईक्यू को अच्छे से पढ़े। अब आप पीवाईक्यू को कैसे पढ़ोगे, जैसे पीवाईक्यू आए थे, एक ही क्वेश्चन के अंदर इंग्लिश में क्या होता है कि भाई यहाँ पर 4 वोकेब आती है, 4 एंटोनियम, इनके सामने जो है उनके जो वर्ड आते हैं, और इनको आपस में क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, तब 4 वर्ड ये हो गए, 4-8 वर्ड ये हो गए, तो कितने वर्ड हो गए, 12 वर्ड हो गए। यानी आपको उन सब का अलग अलग याद करना है। कभी ये प्रश्न ऑप्शन में आ जाते हैं, कभी ऑप्शन प्रश्न में आ जाता है। ठीक है, तो जो है आपको इन चीज़ों को याद करना। आप जब पीवाईक्यू पढ़ते हो तो एक एक शब्द का है वो पोस्टमार्टम करते हुए पढ़े हैं। ठीक है, क्योंकि यही शब्द घूम फिर के वापस किसी और प्रश्न के अंदर दूसरे शब्दों के साथ में मिलके आ जाते हैं। तब आपको इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। जो इंग्लिश है, आप या तो
जो बेसिक चीज़ें यहाँ पर जो मार्केट में चलती है, यानी मैं जो आपको 2 चीज़ें सजेस्ट कर सकता हूँ इंग्लिश के लिए। हालाँकि आप सब जो है इंटेलिजेंट हो और अभी तो 40 दिन बचे हैं, आप सब ने है वो सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ ली है, हिंदी सारे जो है सोर्स आपने इकट्ठे कर रखे हैं। फिर भी मैं जो है इंग्लिश के लिए आपको बता रहा हूँ, जितने भी पीवाईक्यू है वोकेब पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? वोकेब यानी एंटोनियम, सिनोनिम और इडियम्स, जितने भी पीवाईक्यू है आप उनको पढ़ें। इसके अलावा आप इंग्लिश में क्या करें भाई, आप इंग्लिश में ईडियम्स के लिए क्या है जो है, आप जैसे यूट्यूब पे आधा 1-2 घंटा लगते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसा टीचर्स हैं जिन्होंने ईडियम्स करवा रखे हैं। और ईडियम्स भी कैसे करवाए, उन्होंने ट्रिक्स के साथ में करवाई, कहानियों के साथ में करवाई। ईडियम्स क्या होते हैं, ये लोकोक्ति मुहावरे होते हैं, ठीक है? और वो क्या होते हैं, वो कहानियों से ही याद होते हैं, ठीक है? वो जैसे इडियम्स है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, वो कैसे इडियम्स बना, कोई कोई उस इडियम्स के पीछे की जब टीचर्स कहानी बताता है तो वो इडियम्स अच्छे से याद होते हैं। तो आप उन यूट्यूब पर उन टीचरों की मदद से इडियम्स है वो जो 200-300 इडियम्स, ठीक है, 200-300 इडियम्स आप पढ़ लें, ठीक है, इतना सफिशियंट होगा। उनमें से एक जो पर्सन है आपका आ जाएगा। तो 200-300 जो पर्सन है, आप यूट्यूब पे 2-4 घंटे लगेंगे, आप घूमते फिरते खाना खाते समय उनको देख ले या फिर उनको नोट कर ले, फिर ये रिवीजन करने में काम आएगा, ठीक है? तो जो है एक तो आपको वो पढ़ना है इडियम्स, ठीक है? और उसके अलावा अगर आपको जो है क्लासेस नहीं मिल रही है तो आप जो है वो मुझे बोल दीजिए टेलीग्राम पर, मैं आपको कुछ टीचर्स की जो मुझे अच्छे लगे, मैं आपको है उनकी लिंक सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से उनकी है जो वो क्लासेस देख लेना, ठीक है? और उसके बाद में आपको क्या करना है, एक अगर आपके पास में जो कोई भी आपके पास में प्राथमिक सोर्स की आपके पास में बुक है, पुस्तक है, ठीक है? अब जैसे कौन सी पुस्तक आपके पास में हो सकती है, मैं मानता हूं कि एक तो जो नीतू सिंह की पुस्तक आती है, ठीक है, केडी कैंपस वाली जो पुस्तक आती है नीतू मैम की, ठीक है, केडी कैंपस जो पुस्तक आती है मैथ्स वो इंग्लिश की केडी कैंपस वाली, वो पुस्तक आपके पास में है तो उसके उसके अंदर लगभग 300 इडियम्स दे रखे हैं, वो आपको पढ़ने हैं। उसके अंदर जितने एंटोनियम सिनोनियम्स दे रखे हैं वो आपको पढ़ने हैं, उससे बाहर है वो नहीं जाता है। किसी के पास में RS अग्रवाल है, RS अग्रवाल की बुक है, तो इसके अंदर जो है टॉपिक वाइज जो इडियम्स और जो अपने एंटोनिम सिनोनिम्स दे रखे हैं वो एज ए MCQs दे रखे हैं इंग्लिश की RS अग्रवाल की बुक के अंदर। वो अगर पीछे के आप रट्टा मार लेते हो तो वही आपके लिए सफिशियंट है। लेकिन उसमें जो है एक कमी बड़ी यह है कि सभी के सभी है वो इंग्लिश टू इंग्लिश दे रखे हैं, हिंदी का शब्द नहीं है। आपको प्रत्येक चीज़ें आपको इसमें सर्च मार मार के वहाँ पर लिखनी पड़ेगी। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये सबसे बड़ी है जो यहाँ पर ऐसे तो आपको याद नहीं होगा, उसको याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हिंदी करना पड़ेगा। और जब आप हिंदी करोगे तो आपका क्या है, समय बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन याद भी है वो चीज़ें रह जाएगी जब चीज़ें सर्च करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग शब्द जो है चीज़ें हैं। आप सीधा काम करो, जिसमें आगे हिंदी लिखी हुई आती है वो पढ़ो, या फिर जो है जो एक अपने जो इंग्लिश के जो VIPM वाले सर है, VIPM के नोट्स है इंग्लिश के जो सब जगह चलते हैं, टेलीग्राम पे भी खूब जगह है, मैंने भी देखे हैं, ठीक है? VIPM के जो है इनका जो कलेक्शन है वो भी आप देख सकते हो। इन्होंने क्या क्या एंटोनियम सिनोनियम जो PYQ आए हुए हैं और जो 300 400 एंटोनियम सिनोनियम लिख रखे हैं, या इनके अलावा भी खूब सारी ऐसी किताबें हैं जो राजस्थान के अंदर आती है जिनके एंटोनियम सिनोनियम्स 3-3 4-4 लिखे हुए हैं और इडियम्स जो है वो 300 400 लिखे हुए हैं। वो आप पढ़ लो, इतना पढ़ लो बहुत है। उस चीज़ों को आप है वो जो पढ़ो उसको रट्टा मार लो, ठीक है? कम से कम 400 अगर आपको वर्ड याद होते हैं, एंटोनियम 400 सिनोनिम और 400 इडियम्स, लगभग 1200 शब्द अगर आपको याद होते हैं तो आपको प्रश्न नहीं आता है तो आप उस प्रश्न को आराम से अटेंड करके सही कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। कॉमन सेंस का जो अपना लेवल बढ़ता है, पेपर अटेम्प्ट करने का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, क्योंकि अपने पास में 400 शब्द होते हैं। अगर उनमें से आधे अधूरे शब्द भी आते हैं तो अपन एलिमिनेट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही जो है शानदार जो है वो कदम हो सकता है। आपको इस चीज़ को है वो अच्छे से पढ़ना है भाई, ठीक है? क्योंकि आप है वो इंग्लिश में है, इंग्लिश हमेशा हार्ड नहीं आती है भाई, इंग्लिश बहुत इजी आती है। अपन मन में सोच के उसको हार्ड समझते हैं। आप कभी पुस्तक खोल के PYQ खोल के जो प्रश्न आए हुए उन प्रश्नों को पढ़ के तो देखना, इतने हार्ड प्रश्न नहीं आते हैं, वो इजी प्रश्न आते हैं, ठीक है? हम मन में धारणा मत बनाए कि जो है वो प्रश्न हार्ड है। आप पहले उसको पढ़ें, देखें, फिर आप जो है वो डिसाइड करें, ठीक है? उसके बाद में देखो, जो पर्टिकुलर स्टूडेंट का वीक सब्जेक्ट है वो अलग अलग होता है भाई, ठीक है? पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है उनका वीक सब्जेक्ट भी क्या है,
अलग अलग होगा, तो वो आप अपने हिसाब से तय करेंगे कि भाई जो मेरा जो है वो राजस्थान बेहद अच्छा है, इंडिया कम है तो मैं इंडिया को 2 दिन एक्स्ट्रा दूं, मेरा जो है मैथ कंप्यूटर बेहद अच्छी है तो मैं है राजस्थान मेरे कमजोर है तो 2 दिन इसको एक्स्ट्रा दूं रिवीजन के अंदर। तो वो है वो आप खुद डिसाइड करोगे कि जो है आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है। लेकिन स्कोरिंग सब्जेक्ट को ध्यान में ज़रूर रखना, क्योंकि वीक होने से कुछ नहीं होता। आपकी हिस्ट्री वीक है, प्रश्न आ रहे हैं 7 और कल को पता चला कि प्रश्न आए 5, हो सकता है कि प्रश्न आए 12, तो इस चीज़ का पता नहीं चलता है। आपका सब्जेक्ट वीक है तो उसमें समय भी इतना है वो ख़राब नहीं करना, ठीक है। अब लास्ट टाइम है वो अपना समय गोल्डन टाइम है, और आपको जो है मैंने जो शुरुआत में ही आपको लाइन कही थी कि आप जो थक के भी ना रुके वही असली खिलाड़ी है। तो आप जो थक जाओ तो है तो भी आपको नहीं रुकना है, क्योंकि अब आपका जो है वक्त जो है यानी जो है बर्बाद करने का समय नहीं है, आपके लिए हर एक सेकंड जो कीमती है। यानी एक जो लाइन है, अब वक्त नहीं बहाने बनाने का, अब वक्त नहीं बहाने बनाने का, हर सेकंड में सपने पाने का। यानी हर सेकंड है सपना पाने का, 17 अगस्त को खुद को साबित करना है, अब बस पटवारी बनकर लौटना है, अब बस पटवारी बनकर लौटना है, ठीक है। तो हर सेकंड आपके लिए है वो कीमती है, तो थोड़ा ध्यान रखें इस चीज़ों का, ठीक है। राजस्थान जीके के बारे में बात कर चुके हैं, पार्ट ए कर चुके हैं, साइंस के बारे में कर ली, करंट अफेयर्स के बारे में कर ली, मैथ रीजनिंग कर ली और कंप्यूटर्स कर ली, यानी टोटल बात हमने वो इस बारे में कर ली थी, ठीक है। फिर भी आपको अगर कोई क्यूरी हो तो आप है वो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करें, ठीक है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो टेलीग्राम चैनल आप जाकर के सर्च कर लें, ठीक है। एग्ज़ाम बंधु अकेडमी के नाम से है, ठीक है। तो एग्जाम बंधु अकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वो आप ज्वाइन, वहाँ से आप ज्वाइन कर ले, और वहाँ जाकर के आप मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हैं, या फिर सीधा मैसेज कर सकते हैं, जो है @कुलदीप सर के जो है आईडी है उस पर आप सीधा मैसेज कर सकते हो। आप एग्ज़ाम जो है बंधु, आप एग्जाम बंधु हेल्प है उस पर आप है वो कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप है एग्जाम बंधु अकेडमी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर कांटेक्ट अस में व्हाट्सएप जो नंबर है वहाँ से भी आप है वो कांटेक्ट कर सकते हो। तो है आप किसी भी तरीके से कांटेक्ट करके आपकी और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं खुद पर्सनली आपको जवाब दे करके उसके बारे में आपको है वो जानकारी दूंगा, ठीक है। पेपर पैटर्न के बारे में हम बात कर चुके हैं भाई, ठीक है। पेपर पैटर्न का है, हम पीवाईक्यू के आधार पर तय करते हैं, बाकी कोई भरोसा नहीं है। आगे देखो एग्जाम हॉल, ये मैंने आपको कहा था ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और एग्जाम हॉल का जो प्रेशर है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है ये, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आप अभी से हैं जो खुद में जो है थोड़ा बहुत सुधार करोगे तो जो वहाँ तक जाते जाते आपकी क्या हो जाएगा, प्रेशर हो सकता है थोड़ा कम हो जाए। तो देखो जैसे एग्जाम हॉल के अंदर प्रेशर से आपको है वो कैसे बचना है, तो उसके लिए बहुत सारे कारण होते हैं। एक कारण है आपकी अगर तैयारी अच्छी है, ठीक है, क्या है, तैयारी अच्छी है लेकिन फिर भी आप में क्या है, प्रेशर है, ठीक है। क्यों प्रेशर है, तो वो जो तैयारी अच्छी होने के बावजूद प्रेशर है, तो वो जो प्रेशर है वो फैमिली प्रेशर है, ठीक है, फ्यूचर प्रेशर है। आपके मन में जो है वो डाउट चल रहा है कि इस बार नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है, इस बार नहीं होगा तो जो है मेरे इतने साल बर्बाद हो गए, उसका क्या होगा। जो पिछली बार पटवारी से कुछ नंबर से रहे हैं, अब इस बार जो है उनका जो है जो चांस है, अब वो ये सोच रहे हैं कि इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है। और जो साथी है जो पहली बार दे रहे हैं, नए दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार नहीं होगा तो क्या होगा। तो ये इस बार नहीं होगा तो क्या होगा, ये क्या है, ये सबसे बड़ा जो है वो प्रेशर का कारण है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो जिनका नहीं होता है तो उनका क्या होता है, ठीक है। जो है सभी है वो कुछ ना कुछ बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। जिनका यहाँ पर नहीं होता है तो वो आगे जाकर के और बड़ा करते हैं। जो टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ नहीं होगा तो वो हो सकता है कि इससे इससे जो है 10,000 सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है थर्ड ग्रेड टीचर को पटवारी से, तो वो हो सकता है कि फरवरी में जाकर के उसमें लग जाए, ठीक है। यहाँ पर लगने के बाद में भी आपको क्या करनी पड़ती है, वापस तैयारी है वो करनी पड़ती है। 95% लोग हैं वो बनने के बाद में तैयारी करते हैं, उनका मन करता है कि तैयारी करें, कुछ है वो
जॉब की वजह से, कुछ परिस्थिति की वजह से छोड़ देते हैं, बाकी जो है तैयारी करने का मन है वो सभी का रहता है। तो आपको इस चीज़ से नहीं डरना है, क्योंकि इसमें नहीं होगा तो हो सकता है वीडियो में हो, और हो सकता है चतुर्थ श्रेणी में हो सकता है टीचर्स में हो। ठीक है, यानी अगर आपने पढ़ा है, आपने मेहनत की है, तो आपकी मेहनत है वो कभी बर्बाद नहीं होगी, आपकी मेहनत है वो कभी वेस्ट नहीं होगी। क्योंकि ये जो है वो सार्वभौमिक सत्य है कि माँ सरस्वती अपने ऊपर है वो ऋण कभी नहीं रहने देती है। आपने अगर पढ़ा है तो आपको इसका फल है वो ज़रूर मिलेगा, अगर आपने मेहनत की है तो उसका है आपको फल ज़रूर मिलेगा भाई। ठीक है, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन ज़रूर मिलेगा। तो इस चीज़ को है आपको कभी भी डरने और प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है कि जो है वो क्या होगा। हमेशा ये सोचो कि जो है वो नहीं होगा, तो मैंने मेहनत की है, मैं ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने सब कुछ पढ़ा है, मैं फिर भी पढ़ता रहूँगा, मैं मेहनत करता रहूँगा, आज नहीं तो मेरा कल होगा। और यही सोचोगे तो आपका इसमें सिलेक्शन जल्दी होगा। क्योंकि जो प्रेशर करो लिया आपने, तो आप ये मान लो कि आप 2-3 क्वेश्चन लॉस हो, 8 से 10 नंबर तक का लॉस प्रेशर से 100% जाना तय है। और ये जो है असलियत है, सच है, वास्तविकता है। ठीक है, तो आपको है वो प्रेशर बिल्कुल भी इसमें नहीं लेना है। ठीक है, इससे बचना है आपको, ये सबसे ज़रूरी है भाई सिलेक्शन के लिए। कितनी भी अच्छी तैयारी कर लो, अगर ये प्रेशर आ गया ना तो आप बाहर हो जाओगे। और ये मैंने मेरे साथ में जो हम टेस्ट देते थे टॉप 10 के अंदर, हम कितने, सिर्फ 2 लड़के सेलेक्ट हुए हैं, टॉप 10 से 2 लड़के सेलेक्ट हुए हैं, 8 नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए? एग्जाम प्रेशर। उनकी तैयारी अच्छी नहीं थी क्या? तैयारी अच्छी थी भाई, बराबर नंबर लेके आते थे, ज़्यादा नंबर लेके आते थे हमसे, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? प्रेशर। हमने कभी ज़िंदगी में प्रेशर लिया ही नहीं था। हमें पता था यहाँ नहीं तो और नहीं, और कहीं होगा, अगले में होगा, और पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, मेहनत कर रहे हैं, खुद भी विश्वास था होगा ही होगा। जब टेस्टों में नंबर आते थे तब है वो कभी टेंशन ली नहीं। ठीक है, टेस्ट इतने खूब दे रखे थे कि जो है वो हर तरह का एक्सपेरिमेंट कर रखा था। जो मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, मैंने सब चीज़ों का एक्सपेरिमेंट जो है वो खुद के लेवल पे किया है पहले। ठीक है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो है इस चीज़ का ध्यान रखें, प्रेशर है वो बहुत ही जो है घातक चीज़ है आपके सिलेक्शन में बाधा बनने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, प्रेशर बिल्कुल ही नहीं लें। अब देखो दूसरा वो है जिसकी तैयारी जो है वो आधी अधूरी है, वो प्रेशर लेता है। तो भाई जो अच्छी तैयारी है वो भी प्रेशर ले रहा है, जिनकी तैयारी जो है कम है वो भी प्रेशर ले रहा है। इनके बीच में कुछ ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी जो है वो सामान्य लेवल की है, लेकिन वो क्या है अपनी लाइफ में मस्त है, पढ़ाई तो फुल करता है, 13-14 घंटे पढ़ाई करो, आप दबा के करो, लेकिन प्रेशर मत लो। ठीक है, आपको जब पेपर में जाओगे तो आपको वो 5-10 नंबर एक्स्ट्रा दे के जाएगा। ठीक है, आप पढ़ाई फुल करो दबा के, लेकिन प्रेशर है कभी मत लो। ठीक है, तो ये चीज़ है। और जो है आजकल तो जो है नौकरी से जो बिजनेस है वो भी अच्छा है। ठीक है, उसके बाद में देखो नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के बारे में मैंने जो सुबह है डिटेल वीडियो बनाया था, नहीं देखा है तो आप जाकर के अभी देख सकते हो। उस पर मैंने जो है डिटेल में वीडियो बनाया है, और ये भी बताया था जो किस किस भर्तियों में क्या क्या इफेक्ट पड़ा है, कितना क्या जो ज़रूरी है, तो वो आप वहाँ से देख लेना। कट ऑफ का तो है वो कोई धरती पे कोई जो है वो बता ही नहीं सकता कि कट ऑफ कितनी रहेगी। एग्ज़ाम के बाद ही नहीं बता सकते हैं, तो एग्ज़ाम के पहले तो बताने का कोई चांसेस ही नहीं है भाई। जिन्होंने बताया है वो गलत ही साबित हुए हैं। तो जो है कट ऑफ बताने की जो गलती है वो कोई जो है वो करे तो ये सही बात नहीं है। अब कट ऑफ कैसे बताई जाए बताओ? कट ऑफ के तो जो है बहुत सारे कारण होते हैं। कट ऑफ किस पे निर्भर करती है? कट ऑफ तो इस पे निर्भर करती है नॉर्मलाइजेशन पर। ठीक है, कट ऑफ एग्जाम जो परिस्थिति है उस पर निर्भर करती है। आपको एग्जाम की तैयारी के लिए कितना समय मिला उस पर निर्भर करती है। आपके जो कंपटीशन कितना है, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितनी पोस्ट हैं, उस पर निर्भर करता है। एग्जाम की परिस्थितियाँ क्या है उस पर डिपेंड करता है। एग्जाम होने का समय क्या है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, एग्जाम हॉल कैसा है, माहौल कैसा है, वहाँ पर जो है जैसे डर का माहौल है या नहीं है। ठीक है, जो है अच्छा माहौल हो, कहीं पे डर का माहौल हो, वो जो है लड़के गलतियां कर जाते हैं। तो जो है बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तैयारी का लेवल काम करता है, कॉन्फिडेंस काम करता है, बहुत सारे फैक्टर्स इस पे काम करते हैं। तो इसका जो है वो कोई भी नहीं बता सकता। ठीक है, कट ऑफ का कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। फिर आगे देखो टेस्ट सीरीज भाई। ठीक है, तो सर टेस्ट सीरीज का क्या करें, टेस्ट सीरीज वो बनाए मतलब दें या नहीं दें? तो देखो भाई टेस्ट सीरीज का ऐसा है, कुछ साथी ऐसे हैं जो पहले टेस्ट खूब दे चुके हैं,
कुछ साथी ऐसे हैं जो जो फलानी टेस्ट ये टेस्ट वो टेस्ट ये टेस्ट 8 से 10 जो है टेस्ट सीरीज है वो दे चुके हैं, अलग अलग टीचरों की। सभी जो मार्केट में टेस्ट सीरीज चल रहे हैं सबके एक एक दो दो पेपर जो है वो दे दिए हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ एक को ही फॉलो कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने जो टेस्ट देके छोड़ दिए अब रिवीजन पे आ गए हैं, टेस्ट जो है वो सोच रहे हैं कि दो कंप्लीट वाले दे देंगे। कुछ ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं सर अभी है वो शुरू करेंगे टेस्ट देना, अभी तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो भाई ऐसा बात है, सभी है वो सही है, ठीक है। जिनकी अच्छी तैयारी है वो दे रहे हैं टेस्ट, भाई जो है वो क्या करें, तो टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। और जिनके जो तैयारी नहीं है वो रिवीजन करें। भाई जब तैयारी नहीं है तो टेस्ट देने का क्या जो है वो फायदा, ठीक है, पहली बात। फिर भाई फायदा क्या है, एग्जाम हॉल का जो है वो अपने को कुछ जो है प्रेशर कम करने के लिए, जो मैंने आपको प्रेशर बताया ना, जो है वो टेस्ट का योगदान होता है कुछ प्रेशर कम करे। लेकिन ये बढ़ा भी सकता है, अगर आपके नंबर कम आए, अगर कोई इंस्टीट्यूट पेपर हार्ड बनाता है और आपके नंबर कम आए तो आप में प्रेशर है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो लास्ट टाइम में एग्जाम टाइम में इन चीज़ों का है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि देखो जैसे अगर आपके टेस्ट सीरीज में नंबर कम आते हैं, मेरे पास में टेलीग्राम पे इंक्वायरी आई है कि सर क्या करें, हम पढ़ते तो बहुत हैं, क्या करें सर, हम पढ़ते तो बहुत हैं, टेस्ट भी हम देते हैं, लेकिन हमारे जो है वो नंबर कम आते हैं। सर हमने सिलेबस तो पूरा कर लिया है, सर हम जो है वो रिवीजन काफ़ी बार कर चुके हैं, तैयारी तो सर हम अच्छी कर चुके हैं, लेकिन सर हमारे टेस्टों में नंबर कम आते हैं। ऐसे क्यूरी आते हैं, सर हम लाइब्रेरी में खूब पढ़ते हैं, सर हम लाइब्रेरी में 8-8 10-10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन हमारा रिजल्ट है वो टेस्ट में नहीं दिखता है। सर हम खूब लाइब्रेरी में पढ़ते हैं लेकिन हमें क्या है याद नहीं रहता, सर हम भूल जाते हैं, ठीक है। सर हम खूब पढ़ते हैं लेकिन जो है हम कुछ टाइम बाद में ऐसा लगता है कि कुछ भूल गई, याद नहीं है या कुछ पढ़ा नहीं है। तो जो है इस तरीके के जो है क्यूरी मेरे पास में टेलीग्राम पे आई है भाई। अब देखो आपने टेस्ट दिया, खूब दिया, आपके नंबर कम आए, एक कारण है कि आप कोई और सोर्स पढ़ रहे हो, ठीक है, आप कोई और सोर्स पढ़ रहे हो और आप किसी और कोचिंग के जब टेस्ट दे रहे हो तो वो क्या करते हैं, वो अपने किसी सोर्स से, अपने किसी नोट्स से वो प्रश्न है वो देते हैं, ठीक है, लैंग्वेज अपनी देते हैं, वर्ड टू वर्ड अपने जो है नोट्स में से उठा करके देते हैं, आप कुछ और पढ़ते हो, आपका जो है वो इंट्रक्शन है समझने में, यहाँ पर है वो गलती हो जाती है। हालांकि ये चीज़ें हैं एग्जाम हॉल के हिसाब से भाई सही है, अगर आपको इस तरीके की प्रैक्टिस होती है, आप पढ़ते कुछ हो आता कुछ है, तब आप वहां पे नहीं अटकते हो। लेकिन ये एक रीज़न है, ये एक रीज़न है कि आपका स्कोर है वो इससे कम होता है भाई, ठीक है। ये एक क्या है, ये एक रीज़न है जिससे आपका स्कोर है कम होता है, ठीक है। दूसरा देखो सर आपने सिलेबस तो पूरा पढ़ लिया पर स्कोर कम होता है, भाई आपने सिलेबस पूरा पढ़ लिया लेकिन अच्छे से रिवीजन नहीं हुआ, आपने 4-5 बार रिवीजन नहीं किया, अगर आप 5-7 बार रिवीजन करते तो है आपका स्कोर हो सकता है बढ़ जाए। फिर एक ऐसा होता है कि टेस्ट सीरीज में जो है स्कोर का ऐसा सीन रहता है कि आपने टेस्ट दिया, आपने 100 क्वेश्चन बचा लिए, आपके मार्क्स आ गए 200, लेकिन जब 180 प्लस 190 और 200 मार्क्स आ गए, यहाँ तक तो आपने तैयारी की, 2 बार 3 बार सिलेबस रिवीजन किया, यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या होता है, इस स्थिति में पहुंचने के बाद में क्या होता है, आपने सब कुछ रिवीजन कर लिया, सारा कुछ पढ़ लिया, अब आप है वो यहाँ तक पहुंचे, 180 से 200 तक पहुंचे हैं, अब आपको जो है 200 से ऊपर बढ़ना है, ठीक है, 220, 230, 240, 250 तक बढ़ना है। तो यहाँ पर बढ़ने के लिए आपको फिर क्या है, आपको एक एक प्रश्न के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, आपको ये तय करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि मैं एक एक नंबर कहाँ से बढ़ा सकता हूँ, आपको खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा। वो कैसे पता चलेगा, वो टेस्ट पेपरों से पता चलता है कि जो मेरा है, मेरा पार्ट वीक है इंग्लिश का, ये टॉपिक मेरा वीक है, यहाँ से जो भी प्रश्न आता है मेरा हर बार गलत होता है। फिर आप तय करोगे कि मेरा जो ज्योग्राफी का जो जनगणना वाला टॉपिक है वो वीक है और हर बार 2 प्रश्न उसके तय है, फिक्स आते हैं और वहाँ से मैं है वो गलती कर जाता हूँ, तो आपको वो रट्टा मारना है। फिर आपको जो है मैथ्स में आपके 2 नंबर कट रहे हैं तो आपको वो प्रैक्टिस करनी है, यानी आपको 200 नंबर के बाद में, 100 क्वेश्चन के बाद में आपको एक एक क्वेश्चन के लिए क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। जो स्कोर होता है यहाँ से आप जब तैयारी शुरू करते हो तो जो कुछ नंबर तो जो एकदम से बढ़ जाता है, फिर उसके बाद में जो है वो बढ़ाने के लिए आपको क्या है, बहुत सारी जो है वो मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के आप है वो इस जो है एक
जो टॉपर के जो लेवल तक पहुंचते हो, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आपका सिलेबस का रिवीजन है वो 8 से 10 बार मिनिमम हो जाता है। यानी जो है सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी थ्योरी क्या कहती है, कोई भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए एक सामान्य स्टूडेंट का जो रिवीजन होता है वो 6 राउंड थ्योरी है, वो मानी जाती है सामान्य स्टूडेंट्स के लिए। और यदि शार्प माइंडेड हो, जिसे एक बार पढ़ने से अच्छा याद रह जाता हो, उसका एक दो अटेम्प्ट कम मान लो, यानी वो 3-4 में भी है ऑब्जेक्टिव में सिलेक्शन कर लेता है। और क्योंकि उनमें पहचानना होता है तो वो जो है उसके कॉन्फिडेंस लेवल पे और कॉमन सेंस पे और जो है उसके माइंड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो चीज़ें हो गई यहाँ पर। उसके बाद में जो है हम कह रहे हैं कि सर जो लाइब्रेरी में है हम 8-10 घंटे पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता है भाई। तो जो है लाइब्रेरी में आप बैठे रहते हो, आप असल में कितने घंटे पढ़ते हो ये आपको सोचना चाहिए, ये आपको है वो तय करना चाहिए। आप जो है खुद के समय को आप है वो शाम को देखें। जब आप शाम को घर पे आए सोने से पहले सोचें कि आज आपने क्या किया, आज आप कितना घंटे पढ़े, क्या असल में उतने घंटे जितने घंटे बैठे उतने घंटे पढ़ाई की, या सिर्फ बैठे रहे, या बैठ करके फ़ोन देखा, या बैठ करके सामने किताब रखी लेकिन माइंड और कहीं था, सपने दिमाग में और चल रहे थे। ठीक है, तो वो आपको सोचना पड़ेगा, वो आपको शाम को खुद पर देखना पड़ेगा, खुद पर एनालिसिस करना पड़ेगा आज आपने क्या किया। और कल आप सुबह सोचोगे आज आपको ये करना है, शाम को आप सोचोगे आपने इतना किया या नहीं किया। तो उससे क्या है पता चलता है क्या हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सही है। ठीक है, क्या हम जो मेहनत कर रहे हैं उसमें ईमानदारी है। वहां पर है कि आप लाइब्रेरी में 12 से 14 घंटे नाम के बैठे रहते हो और 5 घंटे ही पढ़ते हो। ठीक है, ये चीज होती है क्योंकि 12-13 घंटा लगातार पढ़ना एक मतलब बहुत ही हार्ड काम है, बहुत ही मुश्किल काम है लगातार। क्योंकि आप जब 14 घंटे पढ़ते हो तब आपके सिर्फ 7-8 घंटे ही आपको जो है दिमाग आपका इस तरह की चीजें याद होती है। ठीक है, क्योंकि जब हम भी कभी कभी जब हमारा टेस्ट होता था तब हमारा टारगेट रहता था कि भाई कंपटीशन में तैयारी करते थे और अगले को जो है चैलेंज से कहते थे कि मैं टॉप करूंगा। तो हम क्या करते थे 17-17 घंटे पढ़ते थे। ठीक है, आप मानोगे नहीं 17-18 घंटे तक हम पढ़ते थे, यानी 4-5 घंटे सोते थे, यार नहीं सोते थे तो नहीं सोते थे। ठीक है, किताब लेके बैठे रहते थे, हमें पता था याद नहीं होता उन चीज़ों से, लेकिन हम बैठे रहते थे, बस टारगेट था क्या, टॉप करना था, चैलेंज जीतना था। ठीक है, हमारे 5-6 महीने तो जो है वो चैलेंज पूरे करने में इस लेवल की हमने पढ़ाई कर ली थी, ताकि है एक 6 महीने के बाद में हमने देखा था भाई जो एक लेवल बहुत ही हाई हो चुका था। तो क्या है कि जो है कंपटीशन से क्या है पढ़ाई होती है, लेकिन कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला कंपटीशन हो तो जो है वो कंपटीशन नहीं होना चाहिए। आपके साथ में कोई आपका साथी है, तैयारी कर रहा है, आप हेल्दी कंपटीशन कर रहे हो तो अच्छी बात है, कंपटीशन से वाकई में पढ़ाई होती है। ठीक है, पढ़ाई होती है, तानों से पढ़ाई होती है। ठीक है, आस पड़ोस से, घर वालों से, ठीक है, गांव में किसी से, दोस्तों से, साथियों से अगर आपको ताने मिलते हैं, ठीक है, अगर आपकी किसी से लड़ाई हो रखी होती है और आप ये सोचते हो कि मेरे को उससे आगे निकलना है, मेरे को करके दिखाना है, जो है मेरे को सिलेक्शन करके उसका जवाब देना है, उस चीज़ों से पढ़ाई होती है। ठीक है, अगर आपके जो है आपने किसी ने आपके बारे में बुरा कहा है कि इतने सालों से बैठा है वहां पर, वो क्या तैयारी कर रहा होगा, टाइम पास करता है, पढ़ता कुछ है नहीं, इस तरीके की बातें जब आपके कानों में सुनने को आती है तब आप क्या कहते हो कि कोई नहीं, हम इसका जवाब कैसे देंगे, पढ़ के देंगे, सिलेक्शन जो है होने के बाद में देंगे। तो इस चीज़ का है काफ़ी इफेक्ट पड़ता है अपनी तैयारी के अंदर। जब हम तैयारी करते थे तब हमें भी है वो खूब लोग कहते थे। ठीक है, और जो है परिवार वाले तो सब गए भाई होते ही हैं, वो कहते ही कहते हैं। ठीक है, तो सब के कहते हैं तो हमारे भी कहते थे, इतने सालों से घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। बात घूम फिर के आई जाती है भाई हमारे पास में, तो आस पड़ोसी घर वाले भी बता ही देते हैं कोई ना कोई तो कि वहाँ पर ऐसे बातें हो रही है। तो हम क्या करते थे, हम यही कहते थे भाई जो है वो आप कुछ भी मत कहो, कोई किसी को कुछ भी जवाब नहीं देगा, जवाब तो क्या देगा, जवाब तो समय देगा भाई। ठीक है, हम हमारी मेहनत कर रहे हैं, खुद को पता है कि हम ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं और एक दिन जो जवाब है वो ज़रूर मिलेगा। तो जवाब कौन देता है, जवाब समय देता है, जवाब आपकी मेहनत देती है, जवाब आपका सिलेक्शन देता है। आप कभी भी मुंह से उनको जवाब है वो नहीं दें, आप है वो करके दिखाएं, करने के बाद में सिलेक्शन दे। सबके विचार चेंज हो जाएंगे आपके प्रति जो सब है जो बदल जाएंगे, सबका व्यवहार बदल जाएगा आपके प्रति। तो वो एक ही कारण है उसका, सिलेक्शन। ठीक है,
एक ही कारण है सिलेक्शन, आप सिर्फ सिलेक्शन से ही सबको जवाब दें। ठीक है, अब देखो अब क्या है, मेन चीज ये है कि भाई नेगेटिव मार्किंग क्या है, नेगेटिव मार्किंग है वो बहुत बड़ा है, जो जो स्टूडेंट्स को है वो नुकसान कर देती है। अगर अपने को सही समझ नहीं होती है, या फिर ये चीज़ें जो अनुभव से तय होती है, अनुभव से नेगेटिव मार्किंग का, जैसे एक दो बार पेपर देते हैं, एग्जाम देते हैं, नेगेटिव मार्किंग के जो हम फेर में इस तरीके से फंस जाते हैं कि जब तक पता चलता है तब तक 4-5 साल निकल जाते हैं। क्योंकि एक भर्ती आती है, यहाँ पर अगर हमने गलती कर ली तो क्या होता है, 2-3 साल निकल जाते हैं भाई। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये भी इस चीज़ का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है भाई। अब ये आता कैसे है, इसके बारे में जो चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं। आपको या तो जो है आप बहुत सारे टेस्ट देते हो, और टेस्टों में आप क्या करते हो, खुद पर एनालिसिस करते हो कि जो है मैं 100% अटेम्प्ट करता हूँ, मेरे कितने गलत होते हैं, मैं 120 करता हूँ कितने गलत होते हैं, मैं 150 करता हूँ मेरे कितने गलत होते हैं। आप मल्टीपल टेस्टों के अंदर ये चेक करते हैं खुद पे कि जो है मेरा असल में जो है मेरा पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, मेरा जो है वो परसेंट नेगेटिव का रेशियो रहता है वो क्या रहता है। हर तरीके के पेपर में आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाकर के पता चलता है इस चीज़ को। यदि आप जो है वो नहीं कर पा रहे हो प्रैक्टिस, अब आपके पास में समय नहीं है प्रैक्टिस करने का, तो मेरी 4 बातें आप याद रखना, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उस चीज़ों को याद रखना, आपके इसमें नेगेटिव मार्किंग में जो है वो बहुत सारा फायदा होगा। लेकिन मैं जो कंडीशंस बता रहा हूँ उन कंडीशंस जो है उन्हीं के आधार पर है, वो आपको खुद पे अप्लाई करना है भाई। ठीक है, इसका थोड़ा सा आप जरूर ध्यान रखें। आपके नेगेटिव मार्किंग या आता हुआ प्रश्न गलत होने के कारण क्या क्या है, उन कारणों पे चर्चा करेंगे, फिर उस कारणों का हम है जो निदान पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो है परिणाम के लिए हमें उस कारणों को देखना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा गलत क्यों होता है, पहली बात क्या क्या कारण है भाई प्रश्न गलत होने के। तो पहला तो कारण क्या है भाई, पहला कारण तो यही है कि जो प्रश्न है हम सही से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, सही से प्रश्न है वो नहीं पढ़ना। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारे पास में जब पेपर आता है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ अगर 5 मिनट भी अपर लेट हो जाते हैं ओमआर भरने में या और कुछ करने में, या कोई आकर डिस्टर्ब कर देता है एग्जाम हॉल के अंदर, हम इतना हावी हो जाता है प्रेशर हमारे ऊपर, हम जो है हड़बड़ाहट करने लग जाते हैं, हम ये सोचने लग जाते हैं समय कम पड़ रहा है, वो कम पड़ रहा है, ऐसे जो मन में है वो उठने लग जाती है चीज़ें। आपको हमेशा धैर्य से जो है वो काम लेनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि 3 घंटे पटवारी के लिए खूब होते हैं समय। ठीक है, आपके पास में समय लास्ट में 5-10 मिनट है वो बचेगा, तो आप इस चीज़ का टेंशन बिल्कुल नहीं लें। प्रश्न को सही से पढ़ना है। पढ़ने में क्या कैसी गलतियां करते हैं आप लोग, शायद टेस्ट में भी करते होंगे। ठीक है, कैसी क्या गलती करते हैं, जैसे यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है कुछ, और यहाँ पर पीछे लिखा हुआ है कुछ शब्द आते हैं, सत्य है। ठीक है, फिर कुछ लिखा हुआ है, प्रश्न आता है सत्य नहीं है। ठीक है, फिर प्रश्न आता है असत्य नहीं है, और फिर प्रश्न आता है सत्य है। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न है वो आपके आते हैं। आप क्या करते हैं, आप सिर्फ इतना ही प्रश्न पढ़ते हैं, और आप अगर आपके पढ़ा हुआ इजी कोई शब्द आ जाता है, आप मन में सोच लेते अरे यार ये तो आ ही रहा है, आधा अधूरा पढ़ के आप सीधा ऑप्शन देखते हो, टिक लगा के नीचे चले जाते हो। फिर जब बाहर आते हो तब पता चलता अच्छा यार हमने तो जो है वो सत्य समझ के कर दिया था यार, ये तो असत्य पूछा था, ये तो गलत हो गया, एक प्रश्न गलत हो गया, 2 नंबर तो जो सही कर सकते थे वो लॉस हो गए, और .66 जो नेगेटिव थे वो लॉस हो गए, 2.66 ले पड़े, यानी हजारों से पीछे हो गए भाई। ठीक है, तो आपको यह सबसे ज़्यादा है ध्यान रखना। मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है 2-4%, 1-2% तो ऐसा गलत करके ही करके आता है, और यहाँ है जो वो सिलेक्शन फैक्टर है, वो यहाँ से सिलेक्शन से बाहर होता है। सिलेक्शन के लिए आपको हर एक तरीके से जो है वो प्रिपेयर होना पड़ेगा, हर एक जगह से आपको नंबर बचाने पड़ेंगे भाई, हर एक जगह से आपको स्कोर करना पड़ेगा। आपको यहीं से भी ध्यान रखना पड़ेगा, आप कॉमन सेंस से भी प्रश्न करना पड़ेगा, आपको एग्जाम हॉल प्रेशर से भी बचना पड़ेगा, आपको जो है सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबका मिलाकर के जो ओवरऑल स्कोर होता है वो 1-1-2-2 क्वेश्चन बढ़ करके आपका है वो स्कोर अच्छे लेवल तक पहुंचता है। तो जो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखोगे भाई, प्रश्न है वो हमेशा आप है वो ध्यान से ढंग से पढ़ोगे,
आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ से प्रश्न पढ़ो, अंडरलाइन करते हुए चलो, लास्ट में क्या पूछा है उस पर गोला करो। जैसे पूछ दिया सत्य नहीं है, तो आप इस पे गोला करो, यहाँ से पेन पे लिख दो कि हमें भाई असत्य चीज खोजनी है। यहाँ पर लिखा हुआ सत्य नहीं है, तो हमें क्या खोजना है, सत्य नहीं है, यानी असत्य चीज हमें खोजनी है। यहाँ पर लिख दो छोटा सा पेन से, फिर ऑप्शन पढ़ो और दिमाग में रखो कि असत्य कौन सा है, हमें असत्य देखना है। तो फिर ये देखो कि ये असत्य है, ये हमारा सही है। ठीक है, हमेशा पीछे अंडरलाइन, यहाँ पर गोला और अंडरलाइन कर दो कि क्या आपको निकालना है, ताकि आपका कॉन्सेंट्रेट बना रहे। आप जब बिना पेन से पढ़ते हो तब आपका दिमाग है वो सपनों में चला जाता है, आपका माइंड सेट है वो जो है हट जाता है। हमेशा जब अंडरलाइन करके पढ़ते हैं तब क्या होता है, जो हमारा माइंड है उस शब्द पे बना रहता है। आप कभी भी नोट्स पढ़ के देख लेना, आप कभी भी बुक पढ़ के देख लेना, आप ऐसे हाथ करके और लाइब्रेरी में बैठे तो आप ऐसे करके और पढ़ना शुरू करना। ठीक है, जैसे आप ऐसे पढ़ना शुरू करोगे, आप कुछ देर पढ़ोगे, कुछ देर के बाद में क्या है, आप उस शब्दों को, उस लाइन से आप खो जाओगे और आप कहीं और सपनों में चले जाओगे। ठीक है, वही आप अगर पेन लेकर के आप उस शब्दों के नीचे ऐसे अंडरलाइन करके पढ़ोगे, ऐसे कर करके पढ़ोगे, तो आपका कंसंट्रेट है वो वहाँ पर बना रहेगा और आप कम समय में ज़्यादा पढ़ पाओगे और उसी समय में आपको चीज़ें कुछ ज़्यादा याद रहेगी। हालांकि किताब की ऐसी तैसी हो जाएगी, लेकिन क्या है, हमें याद हो जाएगी और हमें याद होना ही ज़रूरी है। सिलेक्शन हो जाएगा तो किताबें तो कितनी ले आएंगे, किताबों से नहीं डरना है, आपको याद होना ज़रूरी है। ठीक है, हालांकि ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, मुझे ऐसा याद होता था, मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं ये मान रहा हूँ कि शायद जो है ये जनरल बात है, सभी के साथ में ऐसा होता होगा कि आप जो है वो भटक जाते होंगे। ठीक है, मेरा जो ये था कि मैं एक बार में पेंसिल से लाइन खींच के पढ़ता था, जब मैं दूसरी बार पढ़ता था तब मैंने हाईलाइट लेना शुरू किया और मैंने शब्दों को हाईलाइट करना शुरू किया। जब मैंने तीसरी बार पढ़ा तो मैंने पेन उठा लिया और मैंने पेन से उनको पढ़ना शुरू किया। ठीक है, जब मैंने चौथी बार पढ़ा तो लाल पेन उठा लिया। यानी 5-6 बार पढ़े तब किताबों के पन्नों की क्या हो गई, जर्जर अवस्था हो गई, लेकिन वो पन्ने सारे याद हो गए थे। हम बता सकते थे कि उस पेज नंबर के नीचे से चौथी लाइन में चौथा शब्द ये शब्द लिखा हुआ है। ऐसे जब नींद से उठा के प्रश्न पूछ लेते थे तो नींद से उठा करके आधी रात को प्रश्न का उत्तर बता देते थे कि वहां से वो प्रश्न पूछा हुआ है। आप जो है उस समय, अब तो जो है उस समय हम जब टेस्ट देते थे तब रात में से जैसे नींद से उठ के सीधे टेस्ट देने जाते थे और टॉप करके आते थे। तो वो होता है तैयारी का जो एक लेवल होता है, वो होता। तो आपको उस तरीके की चीज़ें जो है वो देखनी पड़ेगी, आपको खुद को समझना पड़ेगा, खुद के जो है वो क्या जो है आपके पता है भाई, आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपको कैसे याद हो रही है चीज़ें और कैसे याद आपको नहीं हो रही है। तो जो सारी चीज़ें हैं वो खुद पे आपको एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है, उसी से पता चलता है। तो पहला कारण क्या हो गया, सही से प्रश्न है आपका नहीं पढ़ना। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा कारण क्या है, नेगेटिव मार्किंग का जो है वो रिवीजन नहीं होना। ठीक है, क्या है, रिवीजन नहीं है। भाई आपने सिलेबस तो कर लिया, लेकिन आप कह रहे हो सर मेरे टेस्टों के अंदर क्या होता है, नंबर है वो कम आते हैं और नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आपके क्या है भाई, रिवीजन में कमी है अभी। ठीक है, आप 2-4 बार और रिवीजन करोगे, एग्जाम तक 1-2 बार और रिवीजन करोगे तो है वो यहाँ से आप है वो जो है काफ़ी बूस्ट हो जाओगे और आपके जो है वो नेगेटिव होना प्रश्न कम हो जाएंगे। ठीक है, तो रिवीजन का एक है वो अच्छा रोल रहता है। और दूसरा जो है वो आपका पर्सन अटेम्प्ट हो गया नेगेटिव का। और तीसरा है कि पेपर अटेम्प्ट। नेगेटिव का एक रोल वो होता है कि आप प्रश्न करने के कुछ समय बाद में वापस उस प्रश्न पे जाते हो और जाकर के उत्तर हो चेंज कर देते हो। ठीक है, ये सभी के साथ में ये चीज़ें होती है। कौन सी चीज़ें होती है कि जो है दूसरी बार प्रश्न देखकर उत्तर बदलना। ठीक है, ये सभी के साथ में होता है भाई। ठीक है, आपके अकेले के साथ में नहीं होता है, हमारे साथ में भी होता था। और जो है दूसरी बार प्रश्न देख करके उत्तर बदलना क्या कर हो जाता है भाई, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, नेगेटिव होता है। और आप सभी के साथ में होता है, मैं मानता हूँ ये, क्योंकि जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो हमने टिक लगाया, आगे गए, फिर दिमाग में आता है, वापस आए, उसको चेंज किया, लास्ट टाइम में चेंज कर देते हैं। जब हम 15 मिनट बैठे रहते हैं ना, उस टाइम हम 3-4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो हर बार चेंज कर देते हैं और सभी के सभी क्या हो जाते हैं,
गलत हो जाते हैं, और यही एक नेगेटिव का है बड़ा कारण होता है। अब देखो इसके अंदर जो क्या चीज़ें हैं, मैं मेरे एक्सपेरिमेंट से बता रहा हूँ, आप अप्लाई कर लेना है, वो सारी चीज़ें सही हो जाएगी। ठीक है, आपको खुद को अब एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस चीज़ को देखें, आप इस चीज़ को देखें कि आप जब पेपर अटेम्प्ट करो, ठीक है, आप जब पेपर अटेम्प्ट करो तो इन चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, हालांकि मैं एग्जाम से पहले वापस आपको इन चीज़ों के बारे में वापस बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि तैयारी के साथ में एक तैयारी होना ही अच्छी बात नहीं है, तैयारी के साथ में आपको इन सारी चीज़ों का पता होना भी ज़रूरी है, क्योंकि तैयारी तो धरी रह जाती है जब आप ये गलतियां कर देते हो और जब आप एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर ले लेते हो, तो तैयारी से भी कुछ नहीं होता है। मैंने खूब लोग देखे हैं जिनकी हमसे अच्छी तैयारी थी लेकिन वो नहीं पार पड़ पाए क्योंकि जो है वो इन चीज़ों से है वो मात खा गए थे। तो है आपको जो है स्ट्रेटेजी तैयारी के साथ में आपकी जो है वो रणनीतिक जो है स्ट्रेटेजी है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, वो आपकी जो है प्रॉपर रूप से होनी चाहिए। अब देखो पेपर अटेम्प्ट ध्यान रखे भाई, पेपर अटेम्प्ट में आपको क्या ध्यान रखना है, तो देखो सभी क्या है, ये बात अप्लाई होती है सबसे पहले कि जिन्होंने सिलेबस कम से कम 4 से 5 बार, 6 बार, 7 बार, 10 बार अच्छे से कर लिया हो। ठीक है, या फिर जो 3-4 बार, 2 बार 3 बार किया हो और 2-3 बार और कर लेगा। ठीक है, जिन्होंने सिलेबस कम से 5 से 7 बार कम से कम किया हो, उनके लिए यहाँ ये जो चीज़ है वो काम होती है, क्योंकि वही जो है वो प्रश्न गलत करते हैं। जिनके कम तैयारी है वो तो क्या है, इसको अटेम्प्ट करते नहीं है। जो ज़्यादा तैयारी होते हैं वो इनको है वो चेंज करने की गलती कर लेते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज काफ़ी हो चुका होता है और वो कहीं ना कहीं कुछ जगह कुछ एक दो टॉपिक की रिवीजन की कमी की वजह से, ये कुछ एक दो जो टॉपिक के प्रश्न आते हैं इन टॉपिकों की रिवीजन की कमी की वजह से वो क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूजन की वजह से क्या करते हैं जो है वो गलत करते हैं। यानी जो कंफ्यूज हो गया और कंफ्यूज की वजह से वो क्या करते हैं गलतियां करते हैं और प्रश्न का उत्तर चेंज करते हैं। अब इसमें जो साइकोलॉजी क्या काम करती है, साइकोलॉजी ये काम करती है कि यदि आपकी तैयारी अच्छी है, आपने सिलेबस का प्रत्येक पार्ट पढ़ा है, आपने सब कुछ पढ़ा है, फिर आप पेपर जो है देने अटेम्प्ट करने बैठो, तो आपके माइंड सेट यही रहना चाहिए कि फर्स्ट बार मेरे दिमाग में जो चीज़ आएगी मैं उसी को टिक करूंगा, बाद में जाके चेंज नहीं करूंगा। आपका मन बोलेगा, आपका हाथ करेगा कि मैं जाके चेंज करूं उसको, लेकिन आपको खुद पे इतना कंट्रोल रखना है कि आपको वो चेंज नहीं करना है भाई। ठीक है, ये चीज़ खुद पे कंट्रोल की चीज़ है, खुद को समझाना पड़ेगा। एग्जाम हॉल में ये जो है वो बेसिक चीज़ें हैं, आपको जो है आपका मन करेगा ही करेगा, आपका हाथ जाएगा ही जाएगा कि मैं चेंज कर दूं। ठीक है, उस समय आपने खुद को समझा लिया ना, तो है आप वो 2 प्रश्न जो है वो ज़्यादा सही करके आओगे। आप जब भी पेपर करने बैठो तो आप जैसे प्रश्न पढ़ो। ठीक है, जैसे आपने प्रश्न पढ़ा, तो पहली बात तो हमने क्या कहा था कि प्रश्न है वो अच्छे से पढ़ा, आपने अंडरलाइन करके प्रश्न पढ़ा, आपने कहा कि ये ज्ञात करना है, फिर आपने सोचा, सोचते ही आपके दिमाग में एक ऑप्शन है 100% आ ही जाता है कि अच्छा ये होगा। ठीक है, आपने जो है देखे ऑप्शन, अच्छे से प्रश्न पढ़ा, अच्छे से ऑप्शन पढ़ा और आपके दिमाग में आया ये होगा, आपने टिक कर दिया। ठीक है, आप 2-4 प्रश्न आगे चले गए, फिर आपके दिमाग में आया यार वो मैंने किया था वो सही किया या नहीं किया, कुछ गलत तो नहीं किया, आप दौड़ के आते हो वापस, आप काट के दूसरा कर देते हो। ठीक है, क्या कर देते हो, गलत कर देते हो। पहली बात आपने क्या हुआ, दूसरी बात आपने पूरा पेपर किया, लास्ट में आप क्या करते हो, उनको जो डाउटफुल है उनको गोला लगाते हो पहले तो कि भाई ये बाद में देखूंगा मैं, फिर आप 10 मिनट बाद में लास्ट में देखते हो, अच्छा वो बाद में प्रश्न देखने थे, फिर आप उसको देखते हो, फिर आते हो वापस और फिर आप इसको जो है वो वापस चेंज कर देते हो। यानी 2 तरीके से आप है वो क्वेश्चन चेंज करते हो। ठीक है, तो इसके अंदर 3 तरीके से क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, जब आप पेपर अटेम्प्ट करने बैठो तब आप कंटिन्यू पेपर करो। ये आप टेस्ट सीरीज में अप्लाई करके देख लो पहले। ठीक है, अब तो आप अभी तो आप टेस्ट दोगे, आप अप्लाई करके देख लो। आप तुरंत है वो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन दो। ठीक है, तो आप तुरंत ऐसे प्रश्न करो, प्रश्न ढंग से पढ़ो पहले, फिर ऑप्शन पढ़ा, फर्स्ट बार दिमाग में आया टिक लगा दिया, और आप 1 से 150 ऐसे लगातार करते हुए जाओ, टिक लगाते हुए जाओ। ठीक है, आपका आधा घंटा बचेगा, बचने दो कोई बात नहीं, बंद करके बैठ जाओ।
खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। इतनी बार सिलेबस किया है, इतनी सारी चीज़ें पढ़ी है, सब कुछ पढ़ा है, तो खुद पे कॉन्फिडेंस रखो कि जो किया है सही किया है। ठीक है, टेस्ट सीरीज में एक दो टेस्ट सीरीज में टेस्टों में प्रैक्टिस करके देख लो कि जो फर्स्ट बार जो दिमाग में आता है वो 95% जो है वो आंसर सही होता है, हमेशा वो सही होता है। हमारा माइंड पहली बार उसी चीज़ को क्लिक करता है जो सही होता है। फिर जब हम ज़्यादा उस पर सोचते हैं तब हम गलत करके आ जाते हैं। तो आपको दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है भाई। ठीक है, आप पढ़ते टाइम खूब दिमाग लगाओ, खूब रट्टा मारो। जब पेपर अटेम्प्ट करो तो प्रश्न पढ़ते टाइम ही दिमाग लगाओ, फिर ऑप्शनों पे अपना एक्स्ट्रा दिमाग कभी मत लगाओ। ठीक है, वहां पर आप गलतियां कराओगे भाई। आपको जो है वो सीधा पढ़ना है और फ्री माइंड, आपको दिमाग से टिक लगाना है, फ्री माइंड रहना है बिल्कुल। ठीक है, पढ़ा टिक लगाया, पढ़ा टिक लगाया, पढ़ा टिक लगाया, आगे आ गए। ये बिल्कुल ही वहां पे नहीं सोचना है कि पेपर के बाद में क्या होगा, अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। वहां पर ऐसी चीजें कुछ भी नहीं सोचनी है, बस मस्त रहना है और पेपर अटेम्प्ट करना है। बस मस्ती से टिक लगाने हैं सारे, पढ़ करके अच्छे से, और जो है बंद करके बैठ जाना है। आपको किस स्थिति में है वो प्रश्न चेंज करना चाहिए उत्तर, तो उसकी एक स्थिति बनती है कि माना कि आपने यहाँ से है प्रश्न सोल्व करना शुरू किया और कोई करंट अफेयर का या कोई ज्योग्राफी का, जीके का कोई प्रश्न आया, यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी का प्रश्न आया। ठीक है, आपको डाउटफुल था, आपने टिक लगा दिया, आगे चले गए। फिर यहाँ आते आते राजस्थान ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन का आपको हिंट मिल रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको उस क्वेश्चन में हिंट मिल रहा है और ये क्वेश्चन आपके वो क्वेश्चन सही करने में मदद कर रहा है, तो आप जाकर के उत्तर वो चेंज कर सकते हो वहां पर, क्योंकि उस समय आप कंफर्म हो कि वो सही है। ठीक है, तभी आप उत्तर चेंज करें, वरना आप कभी भी उत्तर है वापस जाकर चेंज नहीं करें। जो लगा दिया वो लगा दिया। ठीक है, जब आपको कंफर्म या कहीं पे भी प्रूफ नहीं मिलता हो दूसरी जगह, तो आप जाकर के उस चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। अगर वो बाद में गलत है तो वो पहले भी गलत हो सकता था। ठीक है, तो आपको यही सोचना है कि जो कर दिया वो कर दिया। ठीक है, और वो हमेशा है वो सही होता है, आपको उसमें है वो कभी भी नुकसान नहीं होगा। ये बात मेरी मानना, मैंने खूब एक्सपेरिमेंट किए हैं इन चीज़ों पे। ठीक है, आप खुद करके देख लेना भाई अगर विश्वास नहीं हो रहा तो। ठीक है, 95% चीज़ें हैं वो सही होती है फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट करते हो तो आप। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखनी है भाई। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे इस चीज़ का आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, पेपर अटेम्प्ट, क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करें कि हमारा जो है वो सिलेक्शन हो। अब देखो, इसके लिए एक स्ट्रेटेजी काम करती है भाई। ठीक है, मैं आपको दो चार बातें बताता हूँ कि जो प्रश्न है क्वेश्चन अटेम्प्ट पे, ठीक है, कितने अटेम्प्ट करें। तो भाई देखो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और किन रीजन के बेस्ट पे अटेम्प्ट करें। तो देखो, एक हमारी तैयारी कैसी है, यानी सिलेबस कितनी बार पढ़ा है, याद है या नहीं है। ठीक है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, सिलेबस 10 बार 20 बार 30 बार पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं पता है, कितने अटेम्प्ट करने हैं, 150 प्रश्न है। आपको 150, 148, 147, 149, 145 प्रश्न प्लस करने हैं। आप कौन से छोड़ोगे भाई, कौन से प्रश्न छोड़ोगे आप, जो आपने अपनी जिंदगी में कभी देखे नहीं हो, जिसका शब्द है आपने कभी देखा ही नहीं हो, वही प्रश्न छोड़ना है। अगर आप, आपकी तैयारी अच्छी है, आपने जो है वो 8-10 बार सिलेबस पढ़ लिया है, आपने पिछला पटवारी दिया है और आप लगातार अभी तक पढ़ते आ रहे हो, आपको पूरे प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन एक शर्त का ध्यान रखना, आपको पेपर पैटर्न और लेवल देखना है दिमाग में। ठीक है, और आप में इतनी समझ होनी चाहिए, आप में पेपर लेवल की इतनी समझ होनी चाहिए कि पेपर पढ़ते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि पेपर का लेवल कैसा है। अगर आपने इतनी बार सिलेबस किया है, अगर आप कंपटीशन में पिछले 4-5 सालों से हो, आपने खूब पेपर दिए होंगे, दूसरे पेपर दिए होंगे, और अगर आप पढ़ते हो पेपर, और पेपर पढ़ते ही आपको कोई प्रश्न ऐसे लगता है कि यार ये प्रश्न तो यार मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है यार, तो फिर आप क्या सोचोगे भाई, क्या क्या माइंड करके आप सोचोगे। आप यही सोचोगे कि जब मैंने इतनी तैयारी की, जब मैंने सिलेबस को 10 बार पढ़ा, जब मैं 4 सालों से तैयारी कर रहा हूँ, मैंने दुनिया भर के पेपर देखे हैं, मैंने खूब टेस्ट दिए हैं, मैंने सारे पीवाई क्यों पढ़े हैं, ये प्रश्न कहाँ से आ गया, मैंने तो कहीं देखा ही नहीं था किसी किताब में।
अगर आपके माइंड में ये चीज़ आती है तो आप क्या सोचोगे, यार ये प्रश्न आ गया तो इसका मतलब है कि ये किसी से सही नहीं होगा, ठीक है, ये हार्ड प्रश्न है। ये कौन सा प्रश्न है भाई, ये हार्ड प्रश्न है, ये किसी से सही नहीं होगा। आपको ये माइंड सेट रखना है, क्योंकि खुद पे आपको विश्वास रखना है कि आपने जब इतनी बार पढ़ा है, आप जब इस प्रश्न को नहीं कर पा रहे हो तो है वो प्रश्न हार्ड है, वो मैक्सिमम लोग उस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको इस चीज़ों से डरना नहीं है कभी। अगर पेपर हार्ड आता है तो आपको खुद को पहचानना है पहले कि भाई मेरी तैयारी का लेवल इतना अच्छा था और मेरे से ये प्रश्न नहीं हो पा रहे हैं, तो वो प्रश्न है वो बहुत लोगों से नहीं होगा, पेपर का लेवल हार्ड है, और खुद को है वो उसी हिसाब से जो है वो ट्रेंड करना है, ट्रीट करना है उस एग्जाम हॉल के अंदर। आपको उसी टाइम डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। ये वहां पर बताने के लिए मैं नहीं आऊँगा, ये आप खुद से सोचोगे कि आपको है वो वहां पर क्या करना है। पेपर का आपने पढ़े 10% पढ़े, आपको लगा यार मेरे को तो लाइन टू लाइन आ रहे हैं, लल्लू पंजू पर्सन है, सभी है वो करेंगे, आपको क्या करना है, आपको पूरे करने ही करने पड़ेंगे। यदि आप 130 करके आ जाते हो तो आप पहले ही बाहर हो जाते हो, क्योंकि आपके साथ वाले 130 काट कटा के बचा लेते हैं, ठीक है। पिछली बार जो पटवार टॉपर था, पिछली बार जो पटवार टॉपर था, ठीक है, मैं रैंक फर्स्ट की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन जो रैंक 2 और जो थर्ड थे, आप ये मान लो कि 260 265 जो है वो स्कोर थे, यानी आप ये मानो कि 130 क्वेश्चन जो है वो काट कटा के बचे थे भाई उनके, ठीक है। 130 क्वेश्चन कितने बचे, काट कटा के बचे। अब ये क्वेश्चन कैसे बचते हैं, जब आप 130 अटेम्प्ट करते हो तो जो है 5-10 तो गलत होते ही होते हैं, तो ये कैसे बचते हैं, यहाँ पर जो है वो अटेम्प्ट कितने होते हैं, 150 अटेम्प्ट होते हैं। मैंने कितने अटेम्प्ट किए थे लास्ट बार में, मेरी जो है वो 179 रैंक आई थी, मैंने कितने अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। तो मैंने कितने अटेम्प्ट किए थे, 149 किए थे या 150 किए थे, शायद तक 149% मैंने अटेम्प्ट किए थे, या फिर शायद तक पूरे ही किए थे, ठीक है, कंफर्म याद नहीं है, लेकिन मैंने जो है वो पूरे ही अटेम्प्ट किए थे। रैंक कौन सी आई थी, 179 रैंक आई थी, ठीक है। और नंबर कितने थे, स्कोर जो है वो 250 251 के आसपास में स्कोर था। तो मतलब ये मान लो कि आप जो है 120 या 125 क्वेश्चन, 120 या 125 क्वेश्चन क्या बचे, नेगेटिव निकालने के बाद में बचे भाई, ठीक है, नेगेटिव निकालने के बाद में इतने प्रश्न बचे। तो ये जो चीज़ें हैं वो कैसे होगी भाई, ये चीज़ें आप कैसे करोगे, आप अभी टेस्टों में भी ये सारी चीज़ें देख रहे हो कि जो है वो इतने सारे प्रश्न कैसे बचेंगे। तो यदि आप 130 ही अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप क्या हो जाते हो, आप 15 इसमें से गलत मान लेते हो, ठीक है, 5 इसके और निकल गई, 15 के 5 और निकल गई, कितने निकल गई, 20% निकल गए। 130 में से 20 निकल गए, आपके कितने बच रहे हैं, 110 बच रहे हैं, 220 नंबर बच रहे हैं। पिछली बार की तरह यदि कट ऑफ 226 और 230 चली जाती है तो आप है वो बाहर हो जाते हो भाई, ठीक है। तो पहली बात है, यदि पेपर इजी लेवल का आता है तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है कि आपको 130 अटेम्प्ट करें। आपके अगर जो है 5-7 बार सिलेबस हो रखा है, आपको क्या करना है भाई, आपको 150 में से 150 है वो अटेम्प्ट करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखें, 145 तक आपको अटेम्प्ट करना है। और ये चीज़ें हैं जो मतलब मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद को तय करनी है, आपको खुद पे एक्सपेरिमेंट जो है वो करके देखना है। ये जैसे एक चीज़ इसमें काम करती है, वो ये काम करती है कि जो है वो हमें हमें इसका आइडिया नहीं है, ठीक है, हमें इसका आइडिया नहीं है कि भाई जो आपके आपके जो कितने गलत होते हैं हर बार, ठीक है। यानी प्रत्येक स्टूडेंट के जो कुछ कमियां हैं और कुछ फायदे, मतलब जो है वो खुद के स्ट्रांगनेस होते हैं उनको पता होती है। यानी जैसे मुझे ये चीज़ें पता थी कि मैं 120 अटेम्प्ट करता तो भी 10 से 15 गलत होते ही होते, ठीक है, 20 गलत होते, 25 गलत होते, ठीक है। फिर मेरा ये था 130 अटेम्प्ट करते गलत तो यही होते, 140 अटेम्प्ट किए गलत तो यही होते, 150 अटेम्प्ट किए गलत तो यही होते। यानी फिक्स था, अटेम्प्ट कितने ही करो उतने गलत होने ही थे। तो भाई जब मैंने टेस्टों में ये डिसाइड कर लिया था, सारे देख लिए कि भाई मेरे जब इतने गलत हो रहे हैं तो मैं कुछ भी कर लूँ मेरे इतने ही गलत होंगे। मैंने बहुत बार ऐसा सोच लिया कि आज मैं 120 करूंगा और सभी सही सही करूंगा, 120 में सही सही करूंगा, एक भी प्रश्न में रिस्क नहीं लूंगा और एक भी मैं गलत नहीं करूंगा। 120 मैंने सही सही किए, बाहर आया पेपर दे करके 10 से 15% गलत। जब लग रहा था कि 120 सही सही है सारे, गलत कितने निकले, 15% गलत निकले। आप ये देखो कि हमारी जो है सबके साथ में होता ही है, एग्जाम हॉल में हमें जो प्रश्न सही लगते हैं
बाहर निकलते ही हमारे 2-4% गलत हमें पता चलता है, घर तक पहुंचते हैं 2-4 और निकलते हैं, आंसर की आती है 2-4 और निकलते हैं, यानी वहां पर जो सही लगते हैं आंसर की आती है तब तक जो है वो 10 से 15% गलत हो जाते हैं। तो इस चीज का आपको है वो ध्यान रखना कि आपके है वो क्या हो रहा है, और ये सभी के साथ में होता होगा। ठीक है, एक्यूरेसी, हाँ, हालांकि कुछ साथी हमारे ऐसे भी थे जो एक्यूरेसी पे विश्वास रखते थे, खूब एक्यूरेसी रखते थे, लेकिन एक जो साथी हमारा ऐसे भी था जो 2013 का, जिन्होंने आरएस प्रीलिम्स दिया था, और उन्होंने क्या है गिन चुन के जो है वो 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और उनके क्या हो गया, इसमें से उन वहां पर सही लगे थे, 10-15 गलत हो गए, और ऐसे करके वो बाहर हो गए। फिर वो रद्द हो गया। फिर 2015 में जब वापस हुआ था तब उन्होंने क्या किए थे, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, और क्या हो गया, प्री पास हो गया। तो मतलब ऐसा होता है, जब आप पहले ही कम कर देते हो तो आप बाहर हो जाते हो भाई रेस से। ठीक है, तो एक जो थ्योरी है इसके लिए काम करती है, वो ये काम करती है कि आप प्रश्न है वो दबा के करो। ठीक है, नो डाउट आपके 2-4 एक्स्ट्रा गलत होंगे, ज्यादा करोगे ज्यादा गलत होंगे, ज्यादा नंबर कटेंगे, लेकिन ज्यादा नंबर बचेंगे। ध्यान रखना उस लाइन का, क्या लाइन है, ज्यादा प्रश्न करोगे ज्यादा नंबर नेगेटिव होंगे, ज्यादा नंबर कटेंगे, लेकिन नंबर ज्यादा बचेंगे। ठीक है, नंबर ज्यादा बचेंगे, कैसे बचेंगे, आपने देखो, ठीक है, कैसे बचेंगे, आप ये देख लो कि आपने कितने प्रश्न किए, आपने 130 प्रश्न किए। ठीक है, और आपके इसमें से जो है वो कितने गलत हो रहे हैं, 15 आपके गलत हो रहे हैं, आपके जो है 5 और निकल गए, आपके 20 इसमें से निकल गए। फिर आपने, आप देख लो, आप प्रैक्टिस करके भाई 130 आप करके आओ, ठीक है, टेस्टों के अंदर, और आप क्या करो कि बाकी के 20 पे भी आप क्या करो, टिक लगा के आ जाओ। ठीक है, कि मैं भरता तो ये मैं ओमआर में भर के आता, ठीक है, ये आप टिक लगा के आ जाओ, आप 130 तो करके आ जाओ। ठीक है, और आप 20 ये टिक लगा के आ जाओ कि यदि मैं पूरा करता तो मैं ये करता। फिर आप घर पे आके मिलान करो, और इनका रिजल्ट अलग निकालो और उनका रिजल्ट अलग निकालो। आप देखोगे यदि आप पीछे के 20 में से कितने सही कर लेते हो, 10, कितने कर लेते हो, 10 सही कर लेते हो, तो भी आपका कितना फायदा हो गया, 3 क्वेश्चन जो है वो 10 गलत होंगे उनके निकल गए। ठीक है, अगर आप पीछे 20 में से 12% सही कर लेते हो, 8 है वो गलत कर लेते हो, या आप ये मान लो कि 8% आप सही कर देते हो और 12% गलत कर देते हो, फिर भी 4% बचता है, और कितने नंबर, 8 नंबर का फायदा हुआ। 8 नंबर जो है लाखों हजारों लाखों से आप आगे निकल जाते हो। अब देखो आपने कितने प्रश्न किए, 20 प्रश्न किए, यदि आप यहां तक 15 गलत एंड 5 प्रश्न सही करोगे यहां तक इनमें से, तब तक आपको लॉस नहीं है भाई, इतने तो आप पहले ही कर ही रहे थे। ठीक है, यहां तो जो लॉस होना था वो तो आपको होकर रहेगा, लेकिन पीछे वाले में अगर आप 20 में से 15 गलत करते हो तब तक आपको नो प्रॉफिट नो लॉस रहता है, फिर भी नुकसान नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यदि 15 में से यदि आपके 14 ही गलत हो गए और 6 ही सही हो गए, तो आप पॉइंटों के अंदर भी रहो, प्लस में रह जाते हो, और यही है वो जो है वो सबसे बड़ा जो सिलेक्शन और रैंक में हमें आगे लेके जाता है। यहाँ पर जो है वो रिस्क होती है, जब हम 150 क्वेश्चन करके रिस्क लेते हैं, उस रिस्क के अंदर हमारे यदि एक नंबर 1% भी ज़्यादा सही हो जाता है, ठीक है, तो वहां पर अपन है वो जो 2-4 नंबर एक्स्ट्रा चले जाते हैं, और वो हमारी जो है वो रैंक सुधार देता है, वो हमें हमारा वो सिलेक्शन करवा देता है। तो इन चीज़ों का है वो आपको ध्यान रखना। ये एक जो है वो पूरा सिस्टमेटिक ढंग से रीजनिंग है, पेपर अटेम्प्ट करना भी एक कला है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको है वो सारी ध्यान रखना। ठीक है, मैंने ऐसे ही देखे जो 2-2 3-3 साल किताबें नहीं खोलते हैं, और जब उनको नींदों से उठाकर पेपर देख के आते हैं तो वो पेपर पास करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये टेक्निक है। ठीक है, उनको इसकी रीजनिंग पता है, उनको प्रेशर नहीं है। ठीक है, वो जो पहले से लगे हुए होते हैं वो जो है वो ऐसे जाके एग्जाम दे के आ जाते हैं, और वापस जो है उनका सिलेक्शन हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि जो है उनमें प्रेशर नहीं होता है, उनको अनुभव है इन चीज़ों का, उनको प्रैक्टिस है। ठीक है, मेरे कोरोना के बाद में एक भी ऐसा पेपर नहीं था जो मेरे पास नहीं हुआ। ठीक है, पटवारी से लेकर के वीडियो हुआ, चाहे एसआई हुआ, चाहे आरएस प्री है जी, मैंने इस बार 5वीं बार है वो आरएस मेंस दिया है। 5-5 बार जो है वो, जो 4-4 5-5 बार आरएस प्री क्लियर करना, ये भी तो ऑब्जेक्टिव ही है।
हालांकि नो डाउट अपना जो मेंस है जो है अच्छा होगा या फिर नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये मैं ये मानता हूँ कि ऑब्जेक्टिव पर है अपनी अच्छी पकड़ है। ठीक है, 5-5 बार जो है वो दिया है। पटवारी है जो है, वीडियो है, थर्ड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, हाईकोर्ट एलडीसी है, सीटी के अंदर 250-250 के आसपास में स्कोर है। कोई भी एग्जाम दिलवा दो, ठीक है, कोरोना के बाद में कोई भी एग्जाम, जिस एग्जाम पे बैठे थे वो एग्जाम पास हुआ है। कारण कारण ये टेक्निक है, तैयारी तो है ही है, लेकिन अगर तैयारी नहीं भी होता है, रिवीजन नहीं भी होती है, रिवीजन की कमी भी होती है, तो कॉमन सेंस ये टेक्निक, प्रेशर जो है बिल्कुल नहीं लेते हैं और दिमाग बिल्कुल नहीं लगाते हैं, रिवीजन नहीं है फिर भी पुराने तैयारी के आधार पर टिक लगा देते हैं, आंख बंद करके सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, और ये मेरी नहीं, ये जो जिनका हर एग्जाम में सिलेक्शन होता है उनकी सबकी यही कहानी होती है भाई। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा प्रश्न करोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये खुद पे देखना है। आपकी तैयारी बहुत कम है और आप ये चीज़ें अप्लाई करते हो तो ये चीज़ें उस पर अप्लाई नहीं होगी भाई। ठीक है, आपको खुद को, मैंने आपको यही कहा कि आपकी तैयारी अच्छी है, 5-5 7-7 बार आप सिलेबस कर लिया हो, फिर आप क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करना, रिस्क है वो लेनी है। ठीक है, रिस्क है तो ही सिलेक्शन है, रिस्क आपको लेनी पड़ेगी। जैसे कहते हैं रिस्क है तो इश्क है, वैसे ही यहाँ पर भी क्या है, रिस्क है तो जो है सिलेक्शन तो आप थोड़ी सावधानी से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो है वो टॉपर बनना है तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी ही पड़ेगी। और जो है टॉपर तो बनना ही है हमें बैठे, हम तैयारी किस लिए करते हैं, टॉपर बनने के लिए तो करते हैं। ठीक है, तो जो ये इतनी सारी बातें जो मैंने आपको बताई, उम्मीद है कि जो है एक दो बात भी आपके काम की रही होगी, आपने अगर अंत तक हमारा वीडियो देखा होगा तो। ठीक है, अगर नहीं देखा तो वो अलग बात है, बाकी उम्मीद है लगातार मिलते रहेंगे। और रही बात हमारी तो जैसे बाकी जो यूट्यूब वाले जो है कोचिंग वाले बताते हैं बीच में कि भाई अपना जो कोर्स है, ठीक है, सभी बताते हैं कि भाई जो अपना कोर्स है, अपनी टेस्ट सीरीज है वो बेच रहे हैं। मैं तो भूल गया था भाई आपको बताते बताते। ठीक है, मैं तो जो है वो भूल गया था कि भाई कोर्स भी बेचना होता है। ठीक है, तो हमारा भी क्या है, हमारी भी एक जो है वो टेस्ट सीरीज चल रही है, एग्जाम बंधु अकेडमी हमारा भी क्या है, एक ऐप है। क्या है भाई, एग्जाम बंधु अकेडमी ऐप है। और हम भी क्या करते हैं, हमने भी है वो टेस्ट सीरीज चला रखी है, किसकी, पटवारी की चला रखी है, वीडियो की चला रखी है, फोर्थ ग्रेड की चला रखी है, पटवारी के टॉपिक वाइज मैथ्स है, टॉपिक वाइज मैथ्स की टेस्ट सीरीज चला रखी है। यानी मैथ्स के जो टॉपिक वाइज 7-8 जो पटवारी के मैथ्स के टॉपिक है, प्रत्येक टॉपिक के हमने ऐसे 50-50 प्रश्नों का है वो एक टेस्ट सीरीज बनाई है। यानी उन 50 प्रश्नों के अंदर प्रत्येक टाइप के जो प्रश्न है वो इसके अंदर के शामिल होते हैं। ठीक है, यदि आप ये ज्वाइन करते हो और यदि आप प्रत्येक टॉपिक के हमारे वाले जो 50-50 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको बाद में मैथ्स की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि रिवीजन तो वही प्राथमिक सोर्स से करना ही पड़ेगा, लेकिन हर टाइप के क्वेश्चन इसमें शामिल होते हैं। एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन आएंगे, बस डाटा चेंज आएंगे। ठीक है, यही प्रश्न एग्जाम के अंदर आएंगे, बस डाटा चेंज आएगा। टॉपिक वाइज मैथ्स की टेस्ट सीरीज है, फोर्थ ग्रेड की टेस्ट सीरीज बहुत ही शानदार तरीके से है वो मैं करवा रहा हूँ। वीडियो और पटवारी की टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है। सबकी प्राइस है वो कितनी है, सिर्फ 490 है, यानी 50 रुपये से भी 1 रुपये कम, यह 49 रुपये की जो है सबकी टेस्ट सीरीज इतने रुपए में ही मिल रही है। और जो है आप कभी भी खरीद सकते हो, एग्जाम बंधु अकेडमी के नाम से है। आप चाहो तो यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस के 3-4 टेस्ट है वो दे देना, आप चाहो तो यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस के 3-4 टेस्ट दे देना। अगर आप शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहे हो, कोई जो है आवश्यकता नहीं है, आप ज्वाइन करें और आप कंप्लीट सिलेबस के अगर 4 भी टेस्ट देते हो तो आपके है वो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि 10-12 टेस्ट अगर आपको 40 रुपये में मिल रहे हैं तो एक टेस्ट तो सिर्फ 2 या 3 रुपये में पड़ रहा है। एक टेस्ट के 10 रुपये भी है वो इसमें आप नहीं ले रहे हो, यानी एक चाय से भी कम। अगर एक दिन में एक टाइम की चाय भी अगर हम कम पीते हैं तो उसमें हम ये टेस्ट दे सकते हैं। तो आप है वो लेकर के ज़रूर देखें इस टेस्ट को। ठीक है, और बाकी यूट्यूब पे जो है हम लगातार जो है आपसे बात करते रहेंगे। टेलीग्राम पे अगर कोई इश्यू है तो आप मैसेज करें, मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपको जवाब दूंगा, आपकी पर्सनल क्यूरी है वो मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, और धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट जो है सेशन के अंतर्गत।